वेलकम टू बिट इनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। मेरे साथ है शौर्य सिंह। और शौर्य जो है, ये काफी मेरे काम से प्रभावित है, काफी वेब3 की दुनिया से प्रभावित है। और शौर्य की जो जर्नी है वो जैसे नॉर्मली आपकी जर्नी है ना, उसी तरीके से जैसे पहले कहीं पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, फिर किसी ने बताया बिटकॉइन क्रिप्टो के बारे में, तो एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर की तरह अपनी जर्नी शुरू करी जैसे आपकी थी। लेकिन एक बारी जब चीज समझ में आई कि तो वो जर्नी को वहां रोका नहीं, बोला कि यार लेट्स गो डीपर इनटू इट। इतना डीपर इनसाइट्स कि इनकी जो नॉलेज है वो तो आपको शो में आगे पता लग ही जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है, मुझे जो इसकी जज्बे की पसंद ये आया कि मैं भी ऐसे ही था ना, कि पहले मैं तो एक नौकरी कर रहा था, उसके बाद मैं एज ए इन्वेस्टर इसमें आया, और फिर डीपर चलता चलता चला गया और उसमें मजा आने लगा। तो ये जो नॉलेज लेने की जो क्वेस्ट है, यू नो तो ये क्वेस्ट जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शायद मुझे वो कॉमन लगी मुझ अपने में और शौर्य में। और हम लोग 4-5 महीने से काफी सारे प्रोटोकॉल्स को लेके, चीजों को लेके ऑफलाइन डिस्कशन करते रहते थे। तो सडनली ये रियलाइज हुआ कि यार ये जो डिस्कशंस हमारी होती हैं, इनको यार स्क्रीन पे लेके आते हैं, शायद फायदा हो लोगों का, काफी सारे लोग सुनना भी चाहेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बातें करने वाले हैं, हम यहाँ पे ना डीपर इंसाइट्स जो होते हैं, जो डीजन होता है ना, डीपर इंसाइट्स को ब्रेक करेंगे चीजों को। ब्रेक इन द सेंस कैसे? जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर टॉपिक पकड़ा, जैसे सपोज यील्ड फार्मिंग है, डीफाई के अंदर जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है, या स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट है, लेंडिंग बोरिंग का कॉन्सेप्ट है, एनएफटी मिंटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलर किसी चेन के ऊपर को उसको कैसे एनालाइज करना। अगर मैं बोलूं आवालांच, तो आवालांच को किन पैरामीटर्स के ऊपर आपको, कौन सी वो यार्डस्टिक है जो अवालांच को डिफरेंट बनाती हैं, सपोज, या उसको और चेन से उसके क्लेम्स वो राइट है या रॉन्ग है। कडानो इतने 60 सालों से एग्जिस्ट करता है, उसका प्रॉमिस, कडानो के अंदर, कडानो की डीजन, उसके अंदर कौन से वो प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी। सो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि एक चीज पकड़ेंगे और उसके अंदर घुसते चले जाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। सो बेसिकली क्या है, देखो, वेब3 की दुनिया एक शो है जिसके अंदर हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं, और वहां पे हम टेक्निकल चीजों को समझ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन में और कॉलेज और स्कूल्स में क्या होता है, जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपकी एक प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो ये समझ लो कि ये क्रिप्टो की एक्स्ट्रा क्लास है, ठीक है। ये आपकी, यहाँ पे आप क्लास के अंदर प्रैक्टिकल करोगे, राइट। तो ये प्रैक्टिकल, ये चीजें, एक टॉपिक को पूरा डीपली समझना, ये शौर्य के साथ करेंगे। मेरी तो नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। और शौर्य का तो 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड में। और इस फील्ड में ना, एक्सपीरियंस चीजों को यूज करने से आता है। काफी सारे इन्होंने लॉस भी खाए होंगे लाइफ में, काफी सारा प्रॉफिट भी किया होगा, काफी सारी गलतियां भी करी होंगी। क्यों करी होंगी? क्योंकि चीजों को यूज किया होगा। अगर इन्होंने यूज ही नहीं किया होता तो जो मर्जी बैठ के ज्ञान देते रहो, कौन इंटरेस्टेड है? तो ये इम्पोर्टेंट शो है, इसीलिए ये थोड़ा सा हट के शो है। थोड़ा सा इसमें मजा आएगा, हो सकता है बोरिंग भी हो, क्योंकि आपको लगे कि यार बहुत ज्यादा हैवी हो गया है। लेकिन अगर वाकई आपको इस इंडस्ट्री में कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो आई थिंक ये शो आपके लिए है। वेलकम शौर्य, कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू काशिफ सर। और आपने एकदम मतलब एक टर्म अच्छा यूज करा, डीजेन। तो मुझे अब अराउंड 2 साल हो गए हैं क्रिप्टो में। और इस टाइम में मतलब मैं इनिशियली, जैसा आपने बताया, एक इन्वेस्टर, आप ट्रेडर बोल लो कि भाई जो बिटकॉइन के प्राइस से प्रभावित हुआ मैं इनिशियली, और मुझे भाई इस इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। मोर देन द प्राइस, मैं इस चीज से ज्यादा प्रभावित हुआ है। मेरा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट था कि इस इतने ज्यादा प्राइस का रीजन क्या है, कि why is someone willing to pay 10-15,000 फॉर अ बिटकॉइन, या फिर जो भी हाँ। इथेरियम है वो भाई $1,000-1,500 का क्यों चल रहा है। तो जब मैंने वो जर्नी अपनी लर्निंग की स्टार्ट करी, तो मुझे इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में पता लगा कि भाई वेब3 क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, और वाई आर पीपल इंटरेस्टेड इन इन दिस, कि भाई वेब3 क्या होगा, और फ्यूचर में हम कहाँ पहुंचेंगे। तो उससे फिर मैंने अपने आप को ऐसा माना कि मैं एक लेवल से ग्रेजुएट हुआ। इनिशियली जब मैं एक नॉर्मल एक इन्वेस्टर ट्रेडर था, फिर मैं यूजर बन गया वेब3 का, जहाँ पे मैंने मल्टीपल डैप्स यूज करे हैं, डीफाइड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, एनएफटीज को मिंट कराए, ट्रेड कराए, कलेक्ट करिए कुछ एनएफटीज। जो भी आपका डीफाई एप्स रहते हैं, वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, डेक्स को यूज करना, ट्रेडिंग स्वैपिंग करना। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आई एम श्योर जो हमारी ऑडियंस है वो डेफिनेटली सब करते ही हैं, लेकिन
डेक्सिस पे जो उनका डिसेंट्रलाइज वर्जन है वो काफी लोगों ने शायद यूज ना करा हो। तो एक हमारा जो पर्पस है शो का आई गेस वो ये भी है कि एक हैंड्स ऑन दिखाना कि भाई डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कैसे यूज करते हैं फ्रॉम अ यूजर पर्सपेक्टिव। आई थिंक इंडिया में और पूरी मतलब दुनिया में अभी जो क्रिप्टो में लोग हैं ज्यादातर लोग वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही हैं। वेब थ्री के जो एक्चुअल यूजर्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं जितने आई थिंक शायद इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं जिनका प्राइस में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो आई थिंक इस शो में हम जो करेंगे वो यही है कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना, जो भी टॉपिक्स हम लेंगे उसको इन डेप्थ जाना। मैं पर्सनली वेब थ्री की दुनिया का जो शो है उसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स डिस्कस हो रहे हैं वहाँ पे, जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स है वहाँ पे भी अपने अलग अलग शो चलते रहेंगे। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एक जैसा काशिफ सर ने बोला एक कि क्रिप्टो की एक्स्ट्रा क्लास कि थोड़ा सा और उसको इन डेप्थ ले जाना, हैंड्स ऑन थोड़ा सा दिखाना यूजर्स को, और एक नेक्स्ट लेवल पे इस चीज को ले जाना। परफेक्ट। तो शौर्य, आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक, लेट्स बिगिन। और आज के टॉपिक को पूरा एबीसीडी उस टॉपिक की करते हैं। सो बिल्कुल व्हाट डू यू बिल्कुल थिंक, सर। व्हाट इज गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर टुडे? बिल्कुल, तो सर आज पहला शो है हमारा, और मुझे मतलब जो मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा रहा है डीफाई में, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में, वो यील्ड का रहा है कि ओह, जैसे सर अमेजिंग। नॉर्मली हम बिल्कुल बिल्कुल जैसे देखते हैं सर कि जो सेंट्रलाइज फाइनेंस भी एक कुछ काफी हद तक ट्रैडफाई जिसे बोलते हैं हम, तो वहाँ पे यील्ड एक बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट? कि आप जो अगर मैं नॉर्मल ट्रैडफाई की सिक्योरिटीज की बात करूँ तो भाई आपके बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रहते हैं, डिबेंचर्स होते हैं। नॉर्मली भी अगर आप देखो तो बैंक में हम सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं तो वहाँ पे हमें एक सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलता है। एफडी रहता है कि भाई अगर आपको थोड़ा सा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अपने फंड्स को आप लॉक करना चाहते हैं और एक ज्यादा यील्ड कमाना है। तो सिमिलरली जैसे सेंट्रलाइज फाइनेंस में एक यील्ड का कॉन्सेप्ट है, जब हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आते हैं जहाँ पे जो बेसिक लेवल पे जो डिफरेंस वो तो यही है कि जो आपकी कीज हैं क्रिप्टो की वो आपके कंट्रोल में आ जाती है। अगर आप कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो एक तरीके से वो कस्टोडियल सर्विस है जहां पे आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो उनके पास कंट्रोल है आपकी क्रिप्टो का। पर जब आप एक डिसेंट्रलाइज सेटिंग में आते हो तो आपकी प्राइवेट कीज का एक्सेस आपके पास है। तो एंड अगेन मतलब होता क्या है कि हम सीफाई की बात तो करते हैं लेकिन जो ये सीफाई प्लेटफॉर्म्स भी हैं वो भी काफी हद तक डीफाई का यूज करते हैं यील्ड को जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे मैं ट्रैडफाई से दूर जा रहा हूँ, मैं सीफाई में जैसे आप सेल्सियस का आपने नाम सुना होगा, ब्लॉकफाई का, वॉयेजर, वॉल्ट एक इंडिया में काफी पॉपुलर हुआ था। तो मैं सीफाई में वो बात कर रहा हूँ। ट्रैडफाई वो अलग ही चलता है वहाँ पे, वो बहुत बड़ा मार्केट है, वो उनका अलग है। पर अगर मैं डीफाई और सीफाई की बात करूँ तो एक बेसिक लेवल पे और भी डिफरेंसेस हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो बेसिक लेवल का डिफरेंस है कि कंट्रोल बेसिकली आपके हाथ में पूरे हद तक आ गया है। और इसकी वजह से जो फायदा होता है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस सेंट्रलाइज एंटिटी में, जैसा मतलब देख ही लिया हमने कि सेल्सियस काफी प्रॉब्लम में है, वॉयेजर प्रॉब्लम में, वॉल्ट भी प्रॉब्लम में। तो उसमें जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा मुझे लगा वो ट्रांसपेरेंसी का था कि आपने अपना क्रिप्टो वहां पे डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन अब आपको नहीं पता कि जो वो प्लेटफॉर्म है वो आपके क्रिप्टो के साथ क्या करेगा, कि वो उसको किसी रिस्की डीफाई पूल में डाल देगा या किसी किसी को लेंड कर देगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं सर, अगर तो जो आपका ब्लॉक फाई है मेरे ख्याल से, ब्लॉक फाई तो अभी वैसे चल रहा है, तो उनको उन्होंने अपने आप को सस्टेन कर लिया फंडिंग वंडिंग लेके या जो भी करा है। लेकिन उन्होंने अपने यूजर्स के $1 बिलियन के डिपॉजिट थ्री एरोस को लोन करे थे तो उनको उनको सेव करने के लिए। ये मतलब मैंने एक न्यूज पढ़ा था, अब इसमें मुझे नहीं पता कि कितना सच है। तो अब ये यूजर्स के कंट्रोल में तो नहीं था ना सर कि जो आपके ये एक फंड है, हेज फंड है 3AC जो अंडर वाटर है, मतलब जो प्रॉब्लम में है कि यूजर फंड को लेके हम उनको दे देते हैं और फिर उनको सेव करने की कोशिश करेंगे 3AC को। तो ऑब्वियसली ऐसी ट्रांसपेरेंसी वाली प्रॉब्लम्स हैं सीफाई में, जो डीफाई में सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी डीफाई में अपना यील्ड अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ भी करते हो तो आपके पास पूरा कंट्रोल है, आपको पहले से ही सारे रिस्क पता होंगे। और फिर आफ्टर यू अग्री कि भाई ठीक है ये 3-4 रिस्क जो भी हैं आप उसको उसको आप ले सकते हो, तो तब आप उस फिर अपॉर्चुनिटी में एंटर करेंगे। तो ये कुछ मतलब राइट। डिफरेंसेस थे। मैं राइट। लेकिन क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा ना कि एक टॉपिक को पकड़ेंगे तो उस टॉपिक को शुरू से लेके एंड तक उसमें जर्नी को कवर करेंगे। सबसे पहले अपने व्यूअर्स को बता दूं कि यील्ड होता क्या है। मतलब यील्ड यील्ड फार्मिंग कोई नई चीज नहीं है यार। यील्ड क्या है?
चलो पहले एक काम करते हैं, इसको ना गूगल पे सर्च करते हैं कि यील्ड क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड। क्योंकि आज हमने जब बोल ही दिया कि आपको कि हम एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उस टॉपिक के डीपर इंसाइट्स लेंगे, राइट। अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आपको प्रूफ ऑफ वर्क मिल जाए कि यील्ड होता क्या है, ठीक है। शेयर। देखिए, यील्ड अगर आप देखो तो यील्ड का मतलब है टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट और रिजल्ट, ठीक है। समझ गए बात को, टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड क्रॉप्स, प्रॉफिट और रिजल्ट। मतलब क्या है? मतलब ये कि भाई मैंने कोई चीज बोई और मैंने एक बीज बोया और मैंने उसके अंदर पानी डाला, खाद डाला। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर से कुछ अंकुर फूटेगा, पौधा निकलेगा और वो अनाज जो निकलेगा वो मैं खाऊंगा। क्लियर हो गया? एक और चीज है, इसमें आपने पेशेंस रखी और वक्त दिया। खाद डाली, पानी डाला, फिर आपने पेशेंस रखी, वक्त दिया कि भैया इसमें से क्रॉप निकलेगी, जब निकलेगी बड़ी होगी मैं खाऊंगा। तो ये यील्ड है। तो यील्ड को अब हम लेके चलते हैं फाइनेंस में। कोई नई चीज नहीं है डीफाई, सीफाई तो ऑलरेडी है ना, जो हमारा जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, ट्रेडिफाई जिसे कहते हैं। ट्रेडिशनल फाइनेंस में जब आपका फियाट आपको मिलता है, जब आपको कैश मिलता है, तो कैश को आप, एक तरीका ये होता है कि आप इसको बैंक में रखे रहते हो। एक तो सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है कि आप निकाल सकते हो। जब आप निकालते हो बैंक में से, तो आपको ही पता होता है कि यार मैं बैंक में से निकाल तो लिया, अब मैं इस कैश को अगर अपने पास रखा रहूंगा, एक तो नंबर वन सेफ नहीं है, नंबर टू ये कि यार इन्फ्लेशन 10% से चल रहा है, अगर मैंने इसको अपने पास लेके रखा तो क्या फायदा। तो आप बैंक के अकाउंट में एक रख सकते हो। अब बैंक के अकाउंट में जब आप छोड़ते हो, तो बैंक को पता है कि यार मेरे पास इसने पैसा छोड़ रखा है, तो क्योंकि मुझे इस पैसे को यूज करना है, तो मुझे इसे इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि भैया मैं तुझे 4-5% दूंगा, क्योंकि मुझे भी आगे उस पर यील्ड कमानी, वो मेरा प्रॉफिट है। क्योंकि मैंने किसी से पैसे लिए, मतलब एक डिपॉजिट करवाया, तो शौर्या ने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, उसके सेविंग अकाउंट पे उसे 5% मिल रहा है। अब बैंक ने क्या करा कि उस पैसे को आगे किसी और को लोन दे दिया, राइट। और वो लोन जो उसने आगे किया, उसने किया 10-12% पे। शौर्य को 5% की कमिटमेंट है, आगे लिया 12% पे, 7% का या 6% का या 5% का, डिपेंडिंग। बैंक को ये डिफरेंस अमाउंट का प्रॉफिट हो जाता है। आपको क्या मिल रहा है? आपको यील्ड मिल रही है बैंक पे। अब आपको 5%, 4% की बैंक की अकाउंट पे यील्ड मिल रही है। अब आप कहते हो यार कि नहीं, मेरे को थोड़ा सा बॉन्ड्स में या हाई इंटरेस्ट वाली जो सिक्योरिटीज है उसके अंदर मेरे को पैसा लगाना है। तो बेसिकली अब आप क्या कर रहे हो? आप फार्मर हो गए। कैसे? पहले आपने कहा कि बैंक में रखता हूँ, फिर आपने कहा नहीं बैंक में से हटा के बॉन्ड्स में रखता हूँ, फिर आपने कहा नहीं डिबेंचर्स में डालता हूँ, फिर आपने कहा फिक्स्ड डिपॉजिट्स में डालता हूँ, कभी आपने फिक्स्ड। तो ये जो आप सर्च कर रहे हो, फार्मिंग कर रहे हो बेसिकली, सो ये जो यील्ड है, ये बेसिकली आपकी क्रॉप है, आपका प्रॉफिट है। आप क्या कर रहे हो? अपने पैसे को समय दे रहे हो, उसको कोशिश कर रहे हो कि इस पे जनरेट हो जाए रिटर्न्स। क्योंकि खाली पड़ा रहेगा, अगर मैं कैश में लेके बैठ जाता तो कोई फायदा नहीं होता। सेम मानसिकता, सेम मानसिकता आपका जो माइंड में और ट्रेडिफाई ने सिखाई, वो डीफाई। अब क्रिप्टो में क्या है? क्रिप्टो में आपने एक वर्ड सुना होगा, हॉडल। हॉडल जो वर्ड है, हॉडल का मतलब होता है होल्ड। होल्ड का मतलब क्या है कि बिटकॉइन को पेशेंस के साथ होल्ड करके रखो। इधर क्या हुआ कि जो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने उन्होंने कहा यार अगर लोग होल्ड करके बैठेंगे तो यार उनको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। भाई जितने दिन आपने होल्ड करके रखा हुआ है, जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक होल्ड करके रखने का फायदा क्या है। तो इधर ट्रेडिशनल फाइनेंस को लोगों ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरह पेश करने की कोशिश करी कि आपका जो क्रिप्टो है आप ही के कंट्रोल में रहेगा, आप ही की कस्टडी में रहेगा, हमें फार्मिंग करने दो, हम आपके बिहाफ पे इसको, लिक्विडिटी पूल्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, लिक्विडिटी पूल्स हैं, स्टेकिंग है, लेंडिंग बोरिंग है, तरह तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिफाई के अंदर थे, वही ट्रेडिफाई के जो प्रोडक्ट्स हैं, और वो उनको डीफाई के अंदर, जैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहते हैं, उसके अंदर ले आए। ट्रेडिशनल फाइनेंस के अंदर पेपर फॉर्म में अग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रेडिफाई के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में अग्रीमेंट्स होते हैं। वही अग्रीमेंट्स को कोड के अंदर कर दिया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस के, इफ दिस देन दिस। मतलब कि अगर बिटकॉइन 6 महीने तक रखा तो उस पे
इसको 12% मिलेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उधर एग्रीमेंट होता है, इधर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक कंडीशन मीट आउट हुई तो दूसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यील्ड जो है कोई नई चीज नहीं है, बस उसका नाम चेंज हो गया। तो यहाँ पे वो यील्ड जो है DeFi के अंदर और CeFi, तो CeFi और DeFi, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो कहती हैं कि अपना क्रिप्टो मुझे दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ इंटरेस्ट दूंगा, मतलब अपना क्रिप्टो की होल्डिंग मुझे दे दो, पोजेशन मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं इसको यूज करूंगा। और DeFi के अंदर क्या है कि अपने पास रहने दो, मेरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अपने वॉलेट को इंटीग्रेट कर लो, या वॉलेट के साथ उसका कनेक्शन करवा दो, या वो कहते हैं ना कि साइन इन करवा दो, ऑथराइज कर दो, तो तुम्हारा वॉलेट के अंदर जो क्रिप्टो है वो प्रोटोकॉल के साथ स्टक हो गया। जब कुछ कंडीशंस मीट आउट होगी तो वो फ्री हो जाएगा। तो एक तरीके से क्रिप्टो आप ही का है, लेकिन अब उसको स्टक हो गया, यूज नहीं कर सकते, राइट। सो ये जो चीजें हैं CeFi DeFi के बीच का जो डिफरेंस है, इनकी जो बीच की जो प्रॉब्लम्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और फिर हम आगे चलेंगे कि काफी सारे लोगों को ये नहीं पता, या उनको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट की इनकम और स्टेकिंग की इनकम सेम है, दोनों में डिफरेंस है। इंटरेस्ट अलग चीज है और स्टेकिंग की इनकम अलग चीज है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शौर्य, यील्ड तो मैंने कोशिश करी है समझाने की, कोई चीज मैंने छोड़ दी हो उसको तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, और फिर हम चलते हैं कि CeFi और DeFi के बीच में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं, आपने सर मोस्टली हर चीज़ कवर कर दी। मैं बस एक छोटा-सा पॉइंट रखूँगा कि जो यील्ड होती है वो फिक्स्ड इनकम है, ठीक है? और मैं उसको बस कंपेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हम स्टॉक्स खरीदते हैं, क्रिप्टो खरीदते हैं, तो वो फिक्स्ड इनकम नहीं है। उसमें आपका हो सकता है 1 साल प्राइस ऊपर चला जाए तो आपको 20% का फ़ायदा हो जाए या 50% या 100% का हो जाए। और 1 साल आपका नेगेटिव भी रह सकता है। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का यही कॉन्सेप्ट है कि आपने अपना जो भी पैसा है वो कहीं पे डिपॉजिट करा और उसके अगेंस्ट किसी थर्ड पार्टी ने या DeFi में पीयर टू पीयर वे में किसी ने आपको कमिट करा कि आपको इतनी यील्ड हम देंगे और फिर वो आपको एक फिक्स्ड इनकम के तहत वो जो भी यील्ड है वो आपको मिलती रहेगी। हम्म, DeFi और CeFi में जहां तक इस चीज की बात है कि भाई एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, तो ये काफी बड़ी लिस्ट बन सकती है। तो कुछ पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में आते हैं, एक तो पहले मैं CeFi के बेनिफिट्स की बात हम्म। करता हूँ। तो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से बेनिफिट है सर कन्वीनियंस का, कि आपको CeFi का एक कुछ एग्जांपल दे पाओगे जो आज की डेट में हाँ, कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल सर। बाइनेंस अभी तो CeFi है? ये भी हाँ हाँ, बाइनेंस CeFi है? बाइनेंस सर CeFi में आएगा। वैसे तो वो एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, लेकिन उनकी CeFi में यू नो बहुत सारी सर्विसेज है जहाँ पे आप क्रिप्टो के अगेंस्ट अपना क्रिप्टो सॉरी अपना आप डिपॉजिट करके वहाँ पे यील्ड अर्न कर सकते हो। तो बाइनेंस तो सबसे बड़ा हो गया, ब्लॉकफाई है, थोड़े बहुत और है। अभी तो काफी प्रॉब्लम में भी है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वॉल्ड एक काफी पॉपुलर CeFi प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट कह लो या प्रोडक्ट कह लो, इंडिया से जो निकला था। लेकिन अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं सर CeFi की, तो कन्वीनियंस काफी बड़ा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आपको एक बस अकाउंट सेटअप करना है, KYC आपका लगेगा, ठीक है वो कर देंगे और अपना बस क्रिप्टो यहाँ पे काफी सारे CeFi प्लेटफॉर्म्स तो अलाउ भी करते हैं कि आप क्रिप्टो उनके थ्रू ही खरीद लो। तो उन्होंने किसी ऑन रैम्प के साथ इंटीग्रेट करा है, डायरेक्टली अपना क्रिप्टो वहाँ पे लोड करो और आप वहाँ पे लेंड कर सकते हो और जो भी और सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कन्वीनियंस एक बड़ा प्रो है मैं बोलूंगा CeFi का। सेकंड एक जो बेनिफिट है वो यूजर इंटरफेस और जो यूजर एक्सपीरियंस CeFi कंपनीज दे पा रही हैं आज की डेट में, वो काफी सुपीरियर है DeFi से। DeFi और जो पूरे वेब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस हैं वो अभी भी कह सकते हैं अपनी इन्फेंसी में। तो CeFi प्लेटफॉर्म्स अच्छा यूजर एक्सपीरियंस, अच्छा यूजर इंटरफेस देके यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ। और फिर ऑब्वियसली जब यूजर्स को वो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो वो उनके साथ फिर लंबे लंबे टाइम तक जुड़े रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं और बेनिफिट्स की बात करूं, क्या बोलते हैं आपका CeFi में, तो यूजर एक्सपीरियंस हो गया और ट्रस्टेड है आपके, ठीक है, क्योंकि अब इनके आप अगर इन कंपनीज को देखोगे तो ये बड़ी वेल फंडेड कंपनीज हैं, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट और जो इन्वेस्टर्स रहते हैं उन्होंने इन कंपनीज को बैक करा है। तो आपको फिर एक ट्रस्ट वाला फीलिंग भी आती है कि भाई ये एक बड़ी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बैकिंग है और सेफ मेरा यहाँ पे क्रिप्टो है, इवन दो वो रॉन्ग प्रूव हो गया काफी हद तक। अगर हम देखें बड़े बड़े CeFi प्लेटफॉर्म्स थोड़ा सा प्रॉब्लम में है फिलहाल, बट लोगों को एक ही ट्रस्ट वाली फीलिंग भी आती है कि बड़ा बैकिंग है तो भाई यहाँ पे मैं अगर अपना क्रिप्टो रखूंगा तो सेफ है।
इवन दो वो काफी हद तक फॉल्स है, मुझे ऐसा लगता है। सेकंड जो एक इसका डिसएडवांटेज है, अब हम अगर डिसएडवांटेजेस पर आ जाएं C5 के, तो एक है सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन, जो मुझे फील होता है कि अगर आप इनका फाइन प्रिंट पढ़ेंगे सर, तो यू विल बी शॉक टू नो कि वो वहां पे लिखते हैं कि जो हमारे डिपॉजिटर्स है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का ये मतलब है कि अगर मैं वॉल्ट पे, या इसमें बाइनेंस तो नहीं आएगा वैसे आई थिंक, लेकिन जो जो और प्लेटफॉर्म्स रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा इसमें सेल्सियस था, अभी भी है, पर वो विड्रॉल्स प्रोसेस नहीं कर पा रहे। लेकिन वॉल्ट के, सॉरी वॉल्ट नहीं, आपका ये जो सेल्सियस है, इसके फाइन प्रिंट में लिखा हुआ है कि जो डिपॉजिटर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे, दे आर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। जिसका ये मतलब है कि आप जब अपना क्रिप्टो सेल्सियस में रख रहे हो, तो आप सेल्सियस को लोन दे रहे हो। एक आप वहां पे, जैसे बैंक में जब आप अपना पैसा रखते हो, तो आप बैंक को लोन तो नहीं दे रहे ना, आप तो वहां पे डिपॉजिटर हो, बैंक उसको आगे लोन दे रहा है। बट आपका पैसा कभी बैंक एज लोन नहीं लेता, वो आपसे ये नहीं कहता कि हमें लोन दो, आप बस वहां पे डिपॉजिट करते हैं। लेकिन C5 में एक जो ये नई चीज मुझे रिसेंटली पता लगी कि यहाँ पे आप एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, तो आपने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म को लोन दिया है, जिस लोन के अगेंस्ट कोई कोलैटरल तो आपके पास गिरवी नहीं रखवा है ना। अगर आप सेल्सियस में क्रिप्टो डाल रहे हो अपना, तो आपको सेल्सियस कुछ कोलैटरल तो नहीं दे रहा, वो तो बस एक अनसिक्योर्ड आपने उन्हें लोन दे दिया। अब अगर उन्होंने वो लोन को आगे DeFi में लगाया, उन्होंने किसी को आगे लोन दिया, और वो डिफॉल्ट हो गया, तो बस वो फिर आपका क्रिप्टो गया, आप कुछ नहीं, आपका कोई क्लेम नहीं बनता, कोई इंश्योरेंस नहीं है। मतलब वैसे इंश्योरेंस के कुछ सर्विसेज हैं अगर आप वो अलग से लो, पर नॉर्मली आपको कोई कोई गारंटी नहीं है कि भाई इतने तक हम आपको सिक्योर करेंगे, तो वो पैसा गया, तो आप कह सकते हैं क्रिप्टो गया तो गया। सेकंड, ये आपके कस्टोडियल सर्विसेज है, तो ये इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है पॉइंट का, क्योंकि ये कस्टोडियल सर्विसेज है, तो कहीं ना कहीं एक मिडल मैन बीच में आप ले आए हो, जिसके भरोसे आप एक तरीके से अपना क्रिप्टो उनको दे रहे हो। तो अगर वो कुछ वॉलेट हैक हो जाए, या वो किसी ऐसे डीफाई प्रोटोकॉल, क्योंकि ये सीफाई वाले भी डीफाई में ही जाके यील्ड कमा रहे हैं, तो अगर वो किसी गलत प्रोटोकॉल में पैसे डाल दें, जहाँ पे वो रग पुल हो जाए वो प्रोटोकॉल मान लो, या कुछ वहां पे प्रॉब्लम आ जाए, तो अगेन क्योंकि आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे, तो आपका क्रिप्टो पे आपका कोई क्लेम नहीं बनता, वो चला गया। और फाइनली जो एक सीफाई का मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, वो है कि मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स। वो अगेन इस पॉइंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन ही है, इन दैट कि क्योंकि डीफाई में अगर आप पैसा अपना कहीं भी प्रोटोकॉल में लॉक कर रहे हो, तो आपको सारे रिस्क पहले से पता है कि अगर मैं कहीं पे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये 4 टाइप के रिस्क हैं। अगर मैं कहीं पे किसी लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल पे लेंड कर रहा हूँ क्रिप्टो, तो ये 3 तरीके के रिस्क हैं जो मैं पोटेंशियली फेस कर सकता हूँ। अगर आप सीफाई में किसी को दे रहे हैं, तो अब वो उनके ऊपर है कि भाई उनको आपके फंड्स को किसी वीसी फर्म को लोन करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, तो ब्लॉकफाई जो एक काफी बड़ा सीफाई प्लेटफॉर्म है, उसने अराउंड $1 बिलियन के जो यूजर फंड्स थे, वो 3 एरोस कैपिटल को लोन दिया था, जब 3 एरोस कैपिटल काफी प्रॉब्लम में आ रहा था, ताकि उसको वो सेव कर पाए। सेफ नहीं हो पाया ऑब्वियसली, 3 एरोस वेंट अंडर। तो पर अगेन यूजर्स के पास तो ये डिसीजन नहीं था ना कि भाई हमारे पैसे, हम नहीं चाहते कि अब अगर मैं ब्लॉकफाई में अपने पैसे डालूंगा, तो आई डोंट वांट कि भाई ब्लॉकफाई वाले मेरा क्रिप्टो लेके और 3AC को एक अनसिक्योर्ड लोन दे दे, जो जिसपे वो डिफॉल्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो शायद 99% है। लेकिन ऐसा हो रहा है। तो ये सीफाई के, अगर मैं अगेन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, अगर मैं डीफाई पर आऊं, तो सबसे बड़ा जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, वो ऑब्वियसली एक नॉन कस्टडी का मिलता है, जहाँ पे आपकी, क्योंकि खुद की प्राइवेट कीज है आपकी वॉलेट की, तो आप उसको होली ओन करते हो, उस पर किसी का क्लेम नहीं है। तो कल को अगर कोई सीफाई प्लेटफॉर्म बंद हो जाए, तो आपको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका क्रिप्टो आपके वॉलेट में है, उसके हकदार आप हो, एज लॉन्ग एज आपको अपनी प्राइवेट कीज याद रहेंगी, तो उस पर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सेकेंडली, यहाँ पे कोई मिसमैनेजमेंट का कोई चांस ही नहीं, फंड्स के आपके फंड्स हैं, आपको सारे रिस्क पता है। अगर आपने किसी लिक्विडिटी पूल में लिक्विडिटी दी है, अपने फंड्स को वहां पे डाला है, तो आपको वो जो भी रिस्क हैं वो उसका आइडिया है, और अगर वो आपके साथ कुछ दुर्घटना होती है, तो यू विल बी एटलीस्ट, यू विल नो अबाउट इट। देखो, प्रॉब्लम आई, मुझे कहना चाहिए कहीं भी हो सकती है, डीफाई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती और सिर्फ सीफाई में ही प्रॉब्लम्स हैं। वो अलग बात है कि प्रोटोकॉल लेवल पे डीफाई सीफाई से ज्यादा रिजिलियंट रहा है, इन दैट कि अगर आप देखो, तो जो बड़े बड़े डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं, वो चाहे कितना भी उनपे स्ट्रेस पड़ जाए, कितना भी उनपे लोड आ जाए, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम भी होता है कभी कभी, लेकिन जो उनके अंडरलाइन जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं, जो भी एक लॉजिक बनाया हुआ है, वो अपना बाकायदा ठीक काम करता है बिल्कुल। सीफाई में बहुत हद तक ह्यूमन फैक्टर एक इन्वॉल्व है। आपके फंड्स का मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो वो कोई ह्यूमन है वहां पे जो उसको मिसमैनेज कर रहा है। डीफाई में हम जैसा बोलते हैं कोड इज लॉ, तो क्योंकि भाई कोड है और जो कोड में लिखा है, तो वो उसको लॉ माना जाता है, तो इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है। कुछ अगर मैं डिसएडवांटेजेस बताऊं, तो अगेन ये C5 का ऑपोजिट ही मान सकते हो कि थोड़ा सा UI UX की प्रॉब्लम है आज की डेट में।
नए प्रोटोकॉल्स हैं, एक ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, तो अभी मेरे ख्याल से डेवलपर्स ने इतना यूजर इंटरफेस और एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस बनाने पे फोकस नहीं करा है। एक और जो मुझे प्रॉब्लम, जो रीजन इसका लगता है वो ये है कि जो अगर आप फंडिंग देखो तो सीफाई और सेंट्रल प्लेटफॉर्म्स वेल फंडेड है ज्यादा, एज कम्पेयर टू जो आपके इनके डिसेंट्रलाइज काउंटर पार्ट्स हैं, इन दैट की उनको बड़ी बड़ी वैल्यूएशन मिलती है। और इसमें एक और रीजन क्या है कि जो सीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं वो कहीं पे तो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं, तो अगर आज नहीं है तो कल को वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो सकती हैं। पर क्योंकि जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स है वो एक डाओ के मॉडल के तहत वो काम करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, तो कल को वो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट शायद ना हो पाए। नॉर्मल वालों पे तो नहीं हो पाएंगे, अब कोई अलग स्टॉक एक्सचेंज बन जाए डाउस के लिए तो मुझे नहीं पता। लेकिन तो इन्वेस्टर्स आई थिंक ये देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी सेंट्रलाइज्ड आई गेस कंपनी है जो कल को बड़ी बन सकती है, तो उनको वो बैक करते हैं। फिर डीफाई में अभी इवन तो वो है इन्वेस्टर्स आईसीओज आईडीओज में पार्टिसिपेट करते हैं और कंपनीज को फंड करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डिसेंट्रलाइज जो ये एप्स बना रही हैं, जो भी कंपनीज हैं या जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, कि वो फंडेड नहीं है। लेकिन अभी वो एक गैप है, मतलब जो थोड़ा सा एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल सर व्हाट यही मतलब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप अपना कुछ बताइए। व्हाट डू यू थिंक कि जैसे सपोज एक नॉर्मल यूजर को तो पता नहीं होता है कि यार मेरे को अगर पैसिव इनकम कमानी है तो मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, मुझे सी फाई पे जाना चाहिए, डी फाई में जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपनी जर्नी शुरू करनी है तो उसे सी फाई आई थिंक इज बेस्ट सूटेड। और और बेस्ट सूटेड इन द सेंस क्योंकि अभी डी फाई की नॉलेज नहीं है। मतलब अगर बेस्ट चीज तो डी फाई है क्योंकि ऑब्वियसली यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर फंड्स, ठीक है। बट अगर किसी को डीफाई की नॉलेज ही नहीं है, किसी को नॉन कस्टोडियल वॉलेट्स की नॉलेज ही नहीं है, उसको कैसे सेटअप करना है, उसका उसके प्राइवेट कीज को कैसे संभाल के रखना है, उसको किसी मेलिशियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसे इंटरेक्ट नहीं करना है, अगर उसे इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर भी वो अगर पैसिव इनकम की शुरुआत करना चाहता है, वो स्टेकिंग करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से सीफाई इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन। बट अगर एडवांस यूजर है और उसको पता है ये सारी चीजें, ये वल्नरेबिलिटीज पता, और इस शो को देखने के बाद उसको और पता लग जाएगा, देन प्रॉब्ली दे कैन टेक अ चांस विद डीफाई। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है, पैसिव इनकम कभी भी आपकी टोटल वेल्थ पे नहीं कमाई जाती। ऐसा नहीं होता है कि आपके पास सपोज 100 रुपए पड़े थे, टोटल वेल्थ आपकी 100 रुपए की थी, आपने 100 के 100 रुपए या तो सी फाइव पे या डी फाइव पे दोनों जगह लगा के अब आप सोच रहे हो कि मैं पैसिव इनकम ओन करता हूं। क्योंकि आप समझिए C5 में काउंटर पार्टी रिस्क है। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब क्या है कि आपके और उस क्रॉप के, उस प्रॉफिट के बीच में एक बंदा है जो आपको एक गारंटी इंश्योर कर रहा है कि यार मैं हूं ना, मेरे पे विश्वास कर। जब इसे काउंटर पार्टी रिस्क कहते हैं कि भाई मेरे और मेरी एक्सपेक्टेशन के बीच में एक आदमी है जो कह रहा है मैं हूं ना। बस जहां पे ये बात आ गई ना, मैं हूं ना भाई, बस समझ लो रिस्क है। डीफाई के अंदर क्या रिस्क है? डीफाई के अंदर काउंटर पार्टी तो रिस्क तो नहीं है, लेकिन डीफाई के अंदर सॉफ्टवेयर कोड है जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो। और यकीन जानना, कोड कोई भी हो वो बग फ्री नहीं होता है। बात इतनी सी है, मतलब बाइनेंस को देखो ना, अभी अभी बाइनेंस को देखो कि ब्रिज है, जैसे कितने हैक हो चुके हैं ब्रिजेस के अंदर, और अभी भी सीजी का कहना है कि आगे भी होंगे। यहाँ तक कि जो बिटकॉइन का जो कोड था वो भी बग फ्री नहीं था। बात इतनी सी है कि 2010 में ही पता लग गया था, जो उसके अंदर एक बग था जिसकी वजह से बिटकॉइन जो है सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। तो वो 2010 के अर्ली, अगर आज वो बग नहीं है लेकिन शुरू में ही वो बग पता लग गया, ठीक हो गया। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ क्या है कि अगर आप डीफाई प्लेटफॉर्म पे भी वो बग होने की वजह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हैक हो जाते हैं, राइट, कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो सपोज करो अब आपने टोटल, आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए या तो काउंटर पार्टी रिस्क ले लिया या डीफाई के अंदर रिस्क ले लिया। कभी भी पहला रूल है कि आपको टोटल वेल्थ नहीं डालनी है, आपको एक छोटा सा एक्सपोजर लेना है, अगर लेना भी है, ठीक है, छोटा। अब वो छोटे की डेफिनेशन आपका रिस्क एपेटाइट है। आपका रिस्क एपेटाइट कितना अलाउ कर रहा है? किसी के लिए वो 5% हो सकता है, किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए वो 20% हो सकता है। दैट यू हैव टू सी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। फिर मैं बता रहा हूँ, रिस्क दोनों जगह है।
बेटर क्या है? ऑब्वियसली DeFi, बिकॉज यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर फंड्स. Probably that is the right way of explaining you what is DeFi and CeFi and how to start your journey. Once you know कि okay, I can now start my journey. अब हम बात करते हैं शौर्या कि सीफाई की हम बात तो करेंगे ही नहीं. सीफाई तो खुद का एक ट्यूटोरियल होता है सीफाई वालों का. दे मेक यू फील लाइक कि ठीक है, जैसे बैंक में आपकी हैंड होल्डिंग होती है, तो ऐसे सीफाई के अंदर हैंड होल्डिंग करके आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना पड़ता है वहां. हम बात करते हैं डीफाई की. अगर किसी को अपनी जर्नी शुरू करनी है, तो डीफाई के अंदर किन किन तरीके की पैसिव इनकम होती है और कौन कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं जहां से आदमी शुरुआत कर सकता है, और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. बिल्कुल। उससे पहले सर मैं बस एक छोटा सा पॉइंट और टच करना चाहता हूँ जब हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, कि सीफाई में आप देखो यार फिर एक सेंट्रल एंटिटी आ गई बीच में, है ना, जैसे बैंक एक हम्म. सेंट्रल एंटिटी है जो लेंडर्स और बोरोवर्स को एक तरीके से मिलवाती है, तो अपना वो हम्म. कट लेंगे, है ना, उनका वो बिजनेस मॉडल है। हाँ, हाँ. सिमिलरली सीफाई में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप डीफाई में यील्ड कमा रहे हैं उससे आपको ऑन एवरेज, मतलब कोई गारंटी नहीं है, कुछ सीफाई प्लेटफॉर्म सब्सिडाइज भी करती है यील्ड क्योंकि उनके पास फंडिंग होती है तो बड़ी बड़ी यील्ड देती है, लेकिन ऑन एवरेज आप कह सकते हैं क्योंकि डीफाई में आप एक पीयर टू पीयर नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप एक लेंडर है मान लीजिए, तो आप डायरेक्टली बोरोवर को अपना क्रिप्टो लेंड कर रहे हैं, तो वहां पे आपको यील्ड में जो जो सस्टेनेबल यील्ड है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा मिलेगी। तो एक तो ये पॉइंट था। अब जहां तक सर बात आती है कि डीफाई में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले अगेन बस एक फाइनल पॉइंट मुझे रखना है कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब आप क्रिप्टो पे यील्ड अर्न कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि 99% केसेस में जो आपको यील्ड मिल रही है वो आपको उस क्रिप्टो टोकन में ही मिल रही है। तो अगर मैं मैटिक की बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो जो मैटिक पॉलीगन का जो टोकन है उसमें अगर आप कोई स्टेकिंग कर रहे हो तो जो आपको यील्ड मिल रही है वो मैटिक टोकन में ही मिल रही है। तो उसको अगेन आप, क्योंकि मैटिक काफी वॉलेटाइल एसेट है, क्रिप्टो इन जनरल काफी वॉलेटाइल है, प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं, तो आप उस यील्ड को एक तरीके से बिल्कुल सेफ यील्ड भी नहीं मान सकते। इन दैट मान लीजिए कि मैं आज मैटिक पे यील्ड अर्न कर रहा हूँ एक परसेंटेज, जैसे 10%, और मुझे मान लो दिन के 10 टोकन मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैंने लगाया कि भाई मान लो मैटिक का प्राइस 1 रुपए है, तो कि भाई मुझे दिन के 10 रुपए मिल रहे हैं, पर वो आज की डेट में मिल रहे हैं, और ये 10 रुपए तब है अगर मैं वो सारा टोकन आज सेल कर दूं INR के लिए। बट हो सकता है भाई 6 महीने बाद मैटिक का प्राइस 10 रुपए से 5 रुपए आ जाए, या हो सकता है 10 रुपए से 15 रुपए चला जाए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप एफडी करते हैं या आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालते हैं, तो वो INR पे यील्ड है, वो हमारा इंडियन रुपी है, इवन दो वो भी इन्फ्लेशनरी है, तो उसकी भी और करेंसीज के अगेंस्ट वैल्यू ऊपर नीचे जाती है, लेकिन कम से कम विद इन इंडिया वो एक आपको स्टेबल एक वो यील्ड मिल रही है। तो एक ये दो पॉइंट्स थे। बड़ा और सर इंपॉर्टेंट जहां तक पॉइंट है ये. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. शौर्य ये हम्म, समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप सपोज करिए कि आपने 1 लाख रुपए आपने पैसिव इनकम में लगाया. आपके पास 1 लाख वर्थ ऑफ मैटिक टोकन्स थे सपोज. अब आप यहाँ पे यील्ड का मतलब, ट्रेडिशनल फाइनेंस में ये होता है कि वहां पे अगर 10% की यील्ड है, तो मतलब 1 लाख रुपए पे आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि गारंटीड है. यहाँ पे यील्ड है 10% की, तो 10% का मतलब है कि 10% के मैट्रिक टोकन. ठीक है. अब सपोज करो कि 10% के आपको मैट्रिक टोकन मिले. अब मैट्रिक टोकन जिस दिन स्टेकिंग करी थी, उस दिन 1 लाख रुपए के थे. 6 महीने बाद आपने नेट जब खोल के देखा कि यार अच्छा, मेरा मेरा टाइम पीरियड ओवर हो गया, या मुझे कितना रिटर्न आया, तो पता चला कि आपको रिटर्न तो आया 10%, लेकिन आपकी जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो हो सकता है आपकी 50,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है, और आपकी 1.5 लाख भी हो सकती है. तो ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे यील्ड का मतलब ट्रेडिफाई में अलग होता है. यहाँ पे हो सकता है कि आप ऊपर भी हो सकते हो, नीचे भी हो सकते हैं, बट परसेंटेज में आपके टोकन्स मिलते हैं. यहाँ टोकन्स में आपको रिटर्न मिलता है. फियाट के अंदर यूएसडीटी या यूएसडीसी में नहीं, अंडे अनलेस आप यूएसडीटी या यूएसडीसी के स्पेसिफिक कोई पूल के अंदर, या आपकी कोई कमिटमेंट है कि सीफाई प्लेटफॉर्म की कि नहीं, हम आपको रिटर्न सीफाई उसमें देंगे. बट जनरली मैंने देखा कि सीफाई, यहाँ तक कि सेल्सियस भी अपने कुछ टोकन्स में ही वो रिटर्न देता था. नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर। ये अगेन ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्योंकि जब मैंने इनिशियली स्टार्ट करा था, अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मैं ना यील्ड हंटर था एक तरीके से, जिसको यील्ड फार्मर यील्ड हंटर आप हाँ. बोल लीजिए। तो मैं बड़ी यील्ड ढूंढ रहा हूँ डीफाई में कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म मैक्सिमम यील्ड दे रहा है। तो क्योंकि मेरा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा टोकन बटोर लो, और मतलब जितने ज्यादा टोकन उतना ज्यादा फायदा अपेरेंटली। बट आपको ये भी ध्यान रखना है, जो मतलब मुझे काफी टाइम बाद पता लगा, और उसकी वजह से काफी लॉस भी खाना पड़ा मुझे, कि अगर आपको यील्ड बड़ी मिल रही है तो वो टोकन उतना इन्फ्लेशनरी है, अगर वो इन्फ्लेशनरी यील्ड है।
मैं अगर आपको इसका एक एग्जांपल दूं तो सर AXS टोकन है एक्सी इन्फिनिटी का, जिसको आप स्टेक करके अराउंड 60% के आसपास की यील्ड आप अर्न कर सकते हैं। हुँ, अब वो किस टाइप की यील्ड है उस पे मैं थोड़े टाइम में आऊंगा, लेकिन जो यील्ड है वो इन्फ्लेशनरी यील्ड है। कि वो आपको यील्ड कैसे मिल रही है कि आपने AXS अपने लॉक करे, और जो जो प्रोटोकॉल डिजाइंड है उसने पूरी अपनी टोकन एलोकेशन में से एक परसेंटेज स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के लिए रखा हुआ है। तो वहां से वो नए टोकन मिंट होते हैं और वो लोगों में बढ़ जाते हैं। तो ये सिमिलर एग्जांपल है कि जब हम स्कूल में हमने पढ़ा होगा कि लोग बोलते हैं यार कि भाई पैसे से सब चीज मिलती है, तो सरकार दबा के पैसे क्यों नहीं प्रिंट करके सबको दे दे। मतलब अब अगर आप माने कि भाई सबके पास करोड़ों रुपए आ जाएं, तो हुँ, कुछ उसकी वैल्यू ही नहीं बचेगी ना। मतलब वो तो इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा, महंगाई इतनी बढ़ जाएगी और पैसे की वैल्यू इतनी गिर जाएगी कि उसको सबके पास बड़ी बड़ी गड्डियां होंगी फिर तो हुँ, सिमिलरली AXS एक मतलब हाइपर इन्फ्लेशनरी तो नहीं बोलूंगा मैं, बट एक काफी ज्यादा एक इन्फ्लेशनरी टोकन है। तो इसका क्या मतलब बनता है कि आपके पास मान लीजिए आपने अपने एक से स्टेक करे 1 साल के लिए, ठीक है, 60% के हिसाब से 100 करे, तो आपको 1 साल के बाद 160 टोकन हो गए आपके। बट क्योंकि वो टोकन सिर्फ आपको नहीं मिले हैं 60, वो सबको मिले हैं 60% के हिसाब से। और जब इन्फ्लेशन ज्यादा है और सबके पास ज्यादा टोकन आ रहे हैं, तो लोग अपने टोकन सेल भी करेंगे। फिर जब वो सेल करेंगे तो हुँ, एक डाउनवर्ड प्रेशर आएगा ही उस पर और प्राइस नीचे ही हुँ, जाएगा। तो हुँ, जस्ट बिकॉज आपके पास टोकन की क्वांटिटी ज्यादा है डजंट मीन कि जो उसकी डॉलर वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। तो ये ये बहुत समझना ज़रूरी है, मतलब। ये बड़ी अच्छी बात बताई। इसका मतलब कई कई जगह पे आपको एपीवाई आपको दिख रहा होता है हम्म कि 200% का एपीवाई, कहीं पे आपको 100% का एपीवाई, 60%, 80%। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपको 80-90% के एपीवाई मिल रहे हैं? या तो मतलब एक रीजनेबल एपीवाई मैं ये तो मानता हूँ कि डबल डिजिट में हो सकता है और लेस देन 20 हो सकता है कि जो कि अच्छे सॉलिड जो टोकन्स हैं उन पे चलो 10-12% की रेंज में वाला जो मुझे तो बहुत लगता है कि यार ये एपीवाई बड़ा डिसेंट दे रहे हैं। बट कई जगह पे मैं जब ये 70, 80, 90, 100, 150% के एपीवाई देखता हूँ तो मुझे इसमें कैच लगता है। और बहुत अच्छी बात बोली कि टोकन के ज्यादा होने से आपकी रिटर्न ज्यादा होगी, ये इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी यील्ड है। उसकी जितनी ज्यादा आपको टोकन्स मिल रहे हैं रिटर्न में एपीवाई में, उतनी उसकी सप्लाई बढ़ रही है और लोग उसे डंप कर रहे हैं मार्केट में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो शौर्य, आगे बढ़ने से पहले किन किन तरीके की यील्ड्स होती है, किस किस तरीके की, जैसे स्टेकिंग एक इनकम है, लेंडिंग बोरिंग एक इनकम है, और लिक्विडिटी पूल को में ज्वाइन करने से आपको डेक्स के ऊपर आप अलग अलग जो लिक्विडिटी पूल्स है वहां पे आप अपने क्रिप्टो को अगर आप लेंड करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है। कितने तरीके की एक इनकम होती है जनरली, क्या इफ यू कैन एक्सप्लेन द बिल्कुल टाइप्स? बिल्कुल सर, ब्रॉडली तो 3 कैटेगरीज की हैं। मतलब आई एम श्योर छोटी मोटी और भी कुछ होंगी, बट हाँ, अगर हाँ। मैं सिर्फ ब्रॉड ब्रॉड की बात करूं तो सबसे पहले हम्म, स्टेकिंग आता है आपका, जिसमें हम स्टार्ट करें अगर, तो जो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स हैं, तो जो उनका हम्म, कंसेंसस मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ स्टेक रहता है। तो वो हम्म, अपने चेन को कैसे सिक्योर कर रहे हैं कि वो वहां पे कैपिटल लॉक करवा रहे हैं लोगों से, वैलिडेटर्स और डेलीगेटर्स से, और उसके रिटर्न में उनको क्या बोलते हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं उस ब्लॉकचेन के, उसको वैलिडेट करने का मौका मिल रहा है। और उसके रिटर्न में, क्योंकि भाई वो एक सर्विस ली जा रही है, तो उसके रिटर्न में एक यील्ड मिलती है। तो हम्म, इसमें अगर आप एग्जांपल्स ले तो इथीरियम का भी बहुत ही रिसेंट एक मर्ज हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो वो अब एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन बन गई है। मैटिक की हमने बात करी, वो एक प्रूफ ऑफ स्टेक चेन है। बीएनबी है, एवेलांच है, सोलाना है। तो सारी अब तो सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेन प्रूफ ऑफ स्टेक पे ही चल रही है। प्रूफ ऑफ वर्क पे हम्म, पहले इथीरियम हुआ करती थी, अब वो भी नहीं है। तो एक तो सर हो गया कि जो स्टेकिंग आप कर रहे हो, तो जो रिटर्न आपको मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप उस नेटवर्क को सिक्योर करने में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। और इसमें हाँ, रिस्क ले रहे हो, इसमें आप जरूर, रिस्क भी ले रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, एक रिस्क भी है सर। वो तो आप मतलब अपना टोकन किसी, अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेजोरिटी लोग जो होंगे वो अपना वैलिडेटर नोट तो रन करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि हाँ, हाँ, वैलिडेटर हाँ, नोट, अब जैसे इथीरियम का ही मान लो आपको वैलिडेटर बनना है, तो 32 इथीरियम लॉक करने हैं ना, और उसके ऊपर भी हाँ, आपको फिर टेक्निकली भी साउंड होना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट्स पता हुँ, होनी चाहिए, और एक कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी मोटा इन्वेस्टमेंट है। तो आप वहां पे एक डेलीगेटर बन के जाओगे, जिसका ये मतलब है कि आप स्टेक तो कर रहे हो, लेकिन आप किसी वैलिडेटर के अंडर स्टेक कर रहे हो। जो हुँ, आपका स्टेक है वो उस वैलिडेटर में ऐड हो रहा है, और जो भी ब्लॉक्स को वो वैलिडेटर वैलिडेट करेगा उसका एक परसेंटेज शेयर आपको मिल जाएगा। वो आपके हुँ, स्टेकिंग रिवॉर्ड होंगे। और ये जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है, ये भी दो तरीके से आते हैं जो मैं सर बताना चाहूंगा। एक इसमें वो इन्फ्लेशनरी रिवॉर्ड्स हैं, जैसे जो आपका इथीरियम है वो कभी कभी इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है और डिफ्लेशनरी भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि गैस फीस कितनी चल रही है, बर्निंग कितनी हो रही है। तो वो एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है। और जो एक सेकंड कंपोनेंट है यील्ड का, वो है जो ट्रांजैक्शन फीस कलेक्ट हो रही है, वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। मेजोरिटी ट्रांजैक्शन फीस जो बेस फीस है वो तो बर्न ही हो जाती है, लेकिन उसमें फिर एक टिपिंग का फीचर है, जहाँ पे अगर मुझे अपना मान लो
ट्रांजैक्शन को जल्दी प्रोसेस करवाना है, तो मैं वैलिडेटर को टिप दे दूंगा एक। तो यहाँ पे अगेन वही दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सर। एक तो सस्टेनेबल यील्ड है, जो आप बोल सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन फीस जो कलेक्ट हो रही है, अब वो तो अभी भी हो रही है, वो बाद में भी होती रहेगी, वो होपफुली काफी टाइम तक होती रहेगी। बट जो इन्फ्लेशनरी यील्ड है, जो नया इथेरियम मिंट हो रहा है, अगर आप मान लीजिए कि इथेरियम बस मिंट ही मिंट होता रहे, तो लॉन्ग टर्म में तो वो एक इन्फ्लेशनरी हुँ, यील्ड बन के आएगी। लेकिन जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो ये स्टेकिंग की मैंने बात करी, प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन को जो आप सिक्योर कर रहे हो, उसको आप रिस्क फ्री यील्ड तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें स्लैशिंग का एक काफी बड़ा कॉन्सेप्ट रहता है। इसका ये मतलब है कि अगर आपने एज अ डेलीगेटर किसी वैलिडेटर के अंडर आपने स्टेक करा, और उस वैलिडेटर ने चेन पे कुछ गलत चीजें कर दी, उसने कोई गलत हुँ, ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दी, कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, तो इसकी वजह से जो उसका स्टेक है वो स्लैश हो जाएगा, वो जो कॉइन्स है, वो क्रिप्टो है, वो डिलीट हो जाएगा एक तरीके से। तो अगर उसमें आपका भी स्टेक था, तो वो आपका स्टेक भी गया। तो इसको अगेन रिस्क फ्री आप नहीं मान सकते। रिलेटिवली रिस्क फ्री है, अगर मैं और आगे की जो हुँ, अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा उसमें थोड़ी सी ज्यादा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है। अब सर सेकंड यहाँ पर आता है कि जैसे हमने स्टेकिंग की बात करी है ना, तो प्रूफ ऑफ हुँ, स्टेक ब्लॉकचेन्स को आपको नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए आप क्रिप्टो अपना रख सकते हैं। बट अब जैसे एक्सी इन्फिनिटी है, अब वो तो कोई मतलब उनकी इवन तो रॉनिन चेन चल रही है, साइड चेन, लेकिन जो एएक्सएस टोकन है, आप उसको भी स्टेक कर सकते हैं। लेकिन आप एएक्सएस टोकन को स्टेक करके कोई ब्लॉकचेन सिक्योर नहीं कर रहे, आप प्रूफ ऑफ स्टेक के कंसेंसस मैकेनिज्म में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे। एएक्सएस और एक्सी ने क्या करा है कि उन्होंने बोला कि भाई हमारा ये एएक्सएस गवर्नेंस टोकन है, हुँ, इसका हम इतना परसेंटेज स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में रखेंगे, ताकि हम लॉन्ग टर्म हॉडलिंग को इंसेंटिवाइज कर पाए, लॉन्ग टर्म बिलीवर्स प्रोजेक्ट में आए, वो अपना टोकन खरीदें, इसको स्टेक करें, और उनके साथ हम एक इन्फ्लेशनरी यील्ड शेयर करते रहेंगे, ताकि वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए कमिटेड रहें। तो वो नॉर्मल मतलब आप उसको ऐसा स्टेकिंग मान लो कि भाई बस अपना क्रिप्टो आपने एक वॉल्ट में लॉक करा, और क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म बिलीवर हो प्रोजेक्ट में, तो उसके रिटर्न में आपको एक इन्फ्लेशनरी यील्ड मिल रही है। वहां पे 0% ऑफ ट्रांजैक्शन फीस, कोई उसमें सस्टेनेबल यील्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई कुछ फीस जनरेट हो रही है और वो शेयर हो रही है। वो बस नए टोकन हर सेकंड मिंट हो रहे हैं और वो लोगों में बट रहे हैं। हुँ, स्टेकिंग के दो दो मेजर कैटेगरीज है। इसके बाद सर आते हैं आपके लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें बेसिकली कंपाउंड और आवे इथेरियम पे हैं, दोनों बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप बस एक बैंक के बिजनेस को देखिए और उसको डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर तरीके से अगर हम सोचें, तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जहाँ पे मान लीजिए आप बोरोअर हैं और मैं लेंडर हूँ, तो एज अ लेंडर मैं अपना क्रिप्टो इस प्रोटोकॉल पे आके लेंड करूंगा, लॉक करूंगा, और अब आप काशिफ सर उसके अगेंस्ट आप बोरो कर सकते हैं मेरा क्रिप्टो, और बेस्ड ऑन जो भी मार्केट में चल रहा है, आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारे लोन्स ओवर कोलैटरलाइज्ड हैं क्रिप्टो में और डीफाई में आज की डेट में, इन दैट कि अगर आपको 10 रुपए का लोन लेना है सर, तो आपको कम से कम 20 रुपए का या 15 रुपए का कोलैटरल पहले पोस्ट करना पड़ेगा। तो आप अंडर कोलैटरलाइज्ड या अनसिक्योर्ड लोन्स अभी पॉसिबल है नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बना हुआ है, जहाँ पे लेंडिंग बोरोइंग हो रही है, लेंडर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है और बोरोवर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लेंडर्स को। तो एक अगेन पीयर टू पीयर नेटवर्क बन गया। फाइनली जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी और आती है यील्ड फार्मिंग की कैटेगरी में, वो है कि लिक्विडिटी पूल्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करना डेक्सेस में। तो जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की हम बात करते हैं सर, तो अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस से कंपेयर करें, तो एक काफी बड़ा डिफरेंस है। वो है कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं। तो जो आपके सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वो एक ऑर्डर बुक सिस्टम पे चलते हैं। तो जैसे बाइनेंस है, कूकॉइन है, वजीर एक्स है, और बड़े एक्सचेंजेस है, तो वहां पे सेलर्स और बायर्स को मीट करवाया जा रहा है कि अगर एक सेलर ने कुछ ऑर्डर डाला, एक बायर ने डाला, तो अगर उनका प्राइस मैच हो रहा है, तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन डीफाई में जब हम आते हैं और डेक्सिस की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स रहते हैं। अब एग्जैक्टली लिक्विडिटी पूल्स क्या है, उनका जो एल्गोरिथम है वो क्या है, वो शायद हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। एएमएम एक चलता है, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर मॉडल बोलते हैं इसे, जहाँ पे बेसिकली 50-50% के रेशियो में एक लिक्विडिटी पूल बनता है। जैसे मान लीजिए यूनिस्वॉप है, यूनिस्वॉप सबसे बड़ा डेक्स है, तो अगर वहां पे एक पूल होगा इथीरियम और यूएसडीटी का, तो उस पूल में 50% इथीरियम है, 50% यूएसडीटी है। और अब इस पूल में क्या होगा कि अब किसी को वहां पे टोकन्स जाके डिपॉजिट करने हैं, ताकि तभी उसके अगेंस्ट ट्रेडर स्वैपिंग और ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो अगर आप वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं एज अ मतलब क्या बोलते हैं यील्ड फार्मर, और अगर आपको ये डेक्सेस में इंटरेस्ट है एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर, तो उसके रिटर्न में जो वहां पे स्वैपिंग और ट्रेडिंग हो रही है, उसके लिए जो यूजर्स ट्रांजैक्शन फीस पे कर रहे हैं, वो आपको हुँ, एज इंटरेस्ट वहां पे मिल रहा है। अगेन ये काफी हद तक आप सस्टेनेबल यील्ड इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर यूनिस्वैप मान लीजिए सस्टेन कर पाता है, क्योंकि उनका मॉडल काफी साउंड है, तो सस्टेन डेफिनेटली वो कर पाएगा। तो जब तक वहां पे यूजर एक्टिविटी है, अगर लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रांजैक्शन फीस भी पे कर रहे हैं, जो आई थिंक 0.3% है यूनिस्वैप पे फॉर एवरी स्वैप।
तो जो वो 0.3% की जो फीस कलेक्ट हो रही है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के साथ शेयर करी जाती है। और इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो अगर हम थोड़ा सा इथेरियम इकोसिस्टम से बाहर आए, तो सर जैसे स्पूकी स्वैप एक काफी बड़ा डेक्स है फैंटम ब्लॉकचेन पे। तो और बाकी और भी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि स्पूकी स्वैप ने क्या करा है कि वो लिक्विडिटी को इंसेंटिवाइज और करना चाहता है। मतलब एक तो हो गया कि आपको ट्रांजैक्शन फीस का शेयर मिल रहा है, और स्पूकी स्वैप ने क्या करा कि उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करो हमारे पूल्स में। अगर आप करोगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन फीस का शेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम आपको अपने टोकन में भी इंसेंटिवाइज करेंगे। उनका बूक टोकन करके है, तो अगर आप वहां पे लिक्विडिटी डालते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव ये भी मिलता है कि उनके जो गवर्नेंस टोकन है प्लेटफॉर्म का, वो आपको मिल रहा है। बट अगेन, अगर आपने ये वीडियो पहले से सुना होगा, तो आपको बहुत ही जल्दी पता लग जाएगा कि ये जो टोकन इंसेंटिव वाला जो पोर्शन है यील्ड का, वो अगेन एक इन्फ्लेशनरी यील्ड है, जो स्पूकी स्वैप ने एक परसेंटेज ऑफ देयर टोकन्स को एलोकेट करा हुआ है टुवर्ड्स लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। और जो ट्रांजैक्शन फीस शेयर हो रही है यूजर्स के साथ, उसको आप बोल सकते हैं कि ये सस्टेनेबल यील्ड है या रियल यील्ड है, जो ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन सस्टेन हो पाएगी। तो ये सर मतलब 3 मेजर मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं जो डीफाई में आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा और छोटी-मोटी इधर-उधर अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, जो मतलब इतनी वो मेन स्ट्रीम नहीं है, काफ़ी नीश है, और उनमें फिर रिस्क भी थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ये 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जैसे ट्रेडिफाई के अंदर तो जब मुझे यील्ड्स का पता लगता है तो मैं उन इंस्टीट्यूशंस के पास जाता हूँ और अपने यील्ड्स को जो है एक एग्रीमेंट साइन करता हूँ और आई स्टार्ट अर्निंग माय यील्ड्स। एक डीफाई प्लेटफॉर्म के लिए लोगों को पता नहीं होता है कि कौन सी रेप्यूटेड प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ मुझे अगर अटेम्प्ट करना है तो मुझे कैसे करना है, क्या करना है? अगर हम उसका थोड़ा-सा एक प्रैक्टिकल चीज़ दिखा सकें तो दैट विल बी ग्रेट फॉर न्यू कमर्स टू अंडरस्टैंड, क्योंकि दीज़ आर द प्रोटोकॉल्स जहाँ पे लोग ट्राई कर सकते हैं, एंड दैट टू विद अ मिनिमल एक्सपोजर जस्ट टू गेन दैट हाउ दिस इकोसिस्टम इज इवॉल्विंग। तो अगर मुझे लिक्विडिटी पूल्स में करना है कंट्रीब्यूट तो कैसे करना है, मुझे स्टेकिंग करनी है तो कैसे करनी है, और वो कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो सेफर हैं, जहाँ पे सेफर कुछ भी नहीं है वैसे तो डीफाई के अंदर, क्योंकि मैंने कहा ना कोई भी प्रोटोकॉल हैक हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी व्हेन आई से तो रिप्यूटेड वंस भी, ठीक है? तो इसीलिए आपको पूरा एक्सपोज़र नहीं लेना, आपको जस्ट एक मिनिमल ट्रायल करना है, उसके बाद धीरे-धीरे आपका जब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाए, आपकी नॉलेज, आपकी कन्विक्शन बढ़ जाए, देन यू हैव टू टेक बिगर स्टेप्स। बिल्कुल, बिल्कुल सर। यहाँ पे आई थिंक आपने इनिशियली अच्छा एक सजेशन दिया था कि सीफाई से लोगों को आई वुड आल्सो सजेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट करना चाहते हैं, आपका खुद का आपने मेटामास्क को ऑपरेट करना सीख लिया है, गैस फीस का कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि भाई यहाँ पे डीफाई में हर ट्रांजैक्शन पे गैस फीस लगती है। तो आपको वो जो भी ब्लॉकचेन पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, उसका जो भी नेटिव टोकन है, जो गैस फीस के लिए जो टोकन यूज़ होता है, वो आपको अपने वॉलेट में हुँ, रखना पड़ेगा। और सर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड आल्सो सजेस्ट कि इथेरियम अभी तक सबसे ज़्यादा, रिलेटिवली स्पीकिंग, अगेन एब्सोल्यूट तो कुछ भी सेफ नहीं है, लेकिन कंपेयर टू अदर इकोसिस्टम्स इथेरियम काफी सेफ है। मतलब, और इथेरियम में भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं डेक्सिस की बात करूं तो यूनिस्वैप सबसे ऊपर आता है। अगर मैं लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो आवे कंपाउंड दो लीडर्स हैं इसके, इस क्या बोलते हैं, इस वाले कैटेगरी में। और अगर स्टेकिंग की बात आती है तो ऑब्वियसली वहां पे इथेरियम है ही। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और एक थोड़ा सा दिखाता हूं सर, ठीक है? तो सर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये एक वेबसाइट खोला है stakingrewards.com। तो यहाँ पे हुँ, आप बेसिकली आ सकते हैं। बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है, मतलब काफी पुरानी वेबसाइट है। और यहाँ पे जो आपके लेयर 1 और लेयर 2 तो नहीं होंगे इसमें, लेयर 1 जो ब्लॉक चेन्स हैं, जो स्टेकिंग अलाउ करते हैं। अब तो सारे ही हैं, पहले इथेरियम नहीं था पीओएस के पहले, अब इथेरियम भी है। लेकिन जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, बीएनबी चेन, अवलांच, पोल्काडॉट, कॉस्मोस। कैन यू तो जस्ट एक्सप्लेन कि इसमें क्या दिख रहा है, ये ये क्या हम्म बताना चाह रही है ये साइट, इफ आई हैव टू रीड दिस, कि बिल्कुल, व्हाट इथेरियम का ये क्या बताना चाह रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर मैं इथेरियम से ही स्टार्ट करूँ सर, तो अभी इसने यहाँ पे करंट प्राइस बता दिया। 24 आवर्स हुँ, में जो प्राइस एक्टिविटी है, कि भाई 24 आवर्स में अराउंड 0.87% डाउन है प्राइस। रिवॉर्ड परसेंटेज आ रही है, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि समवेयर अराउंड दिस परसेंटेज अमाउंट आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप इथेरियम साल स्टेक का करेंगे। साल का, साल का। बिल्कुल सर। सो बिल्कुल, दिस इज़ बिल्कुल। एपीवाई साल का। हुँ, 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 हुँ। हुँ, हुँ, कैलकुलेटेड विद रियल टाइम ब्लॉकचेन डेटा, एस्टिमेटेड रिवॉर्ड यू विल अर्न पर ईयर।
ये सर इसका स्टेकिंग मार्केट कैप आ रहा है विच इज अराउंड आई गेस $19 बिलियन है, विच इज द टोटल अमाउंट ऑफ इथीरियम जो अभी स्टेक्ड है। तो इसमें हुँ। एक जो इंपॉर्टेंट नंबर आ जाता है वो स्टेकिंग रेशो आप कह सकते हैं। तो ये 12% आ रहा है इथीरियम के लिए। तो इसका ये मतलब हो गया कि फॉर हाउएवर मच इथीरियम इज सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, 12% ऑफ इट इज लॉक्ड एंड स्टेक्ड। क्योंकि आपको ओह! प्राइस पर्सपेक्टिव से ये भी सोचना है कि जितना ज्यादा क्रिप्टो स्टेक्ड होगा परसेंटेज टर्म्स में, उतना ज्यादा उसका जो वॉल्यूम बोल लो आप, या जो वॉलिटिलिटी है वो कम से कम म्यूट हो जाएगी, है ना। अब जैसे अगर मैं सोलाना की बात करूं तो 76% यार ऑफ सोलाना इज सोलाना स्टेक्ड। सोलाना, कार्डानो और बीएनबी में तो बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल, बीएनबी तो सर 80% है। तो आप देखेंगे तो मतलब एक तरीके से 20% वैल्यू बची है बीएनबी की, विच इज सर्कुलेटिंग इन द मार्केट, और जो प्राइस डिटरमिन कर रही है। और इसमें सर 99% ब्लॉकचेन्स में ना एक अनस्टेकिंग पीरियड भी रहता है, ताकि वो भी मतलब प्रोटोकॉल्स का भी एक इंसेंटिव रहता है कि भाई प्राइस को अप्रिशिएट करवाया जाए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसा नहीं कि आपने इथीरियम, अभी तो इथीरियम फिलहाल आप अनस्टेक कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी बीकन चेन पे अनस्टेकिंग स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन और भी चेन्स के लिए, जैसे मैं फैंटम, मैंने काफी, अभी यहाँ पे टॉप में आ नहीं रहा वो, लेकिन मैंने फैंटम जो टोकन है उसको स्टेक करा हुआ था। तो मुझे अराउंड 14 डेज का पीरियड वेट करना पड़ता था बिफोर आई कुड अनस्टेक एंड सेल। अब पोल्का डॉट में आई थिंक ये पीरियड 21 डेज का है। तो ये इंसेंटिव्स रहते हैं प्रोटोकॉल के लिए टू इंश्योर कि एकदम कोई टोकन सारे डंप ना कर दे। यहाँ एक पे तरीके इसका से ये कॉइन 7। गेको या कॉइन मार्केट कैप है स्टेकिंग हम्म, के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हुँ। मैं सर यहाँ पे इथीरियम का खोलूँ तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और काफी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बल्कि जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे वैलिडेटर एज अ सर्विस में जाता हूँ, क्योंकि अगर रन अ वैलिडेटर है तो वो तो काफी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपको 32 इथीरियम रखने हैं या जो भी करना है ना। लेकिन वैलिडेटर एज अ सर्विस में आप बेसिकली किसी वैलिडेटर को यूज कर रहे हो। मैं एक और यहाँ पे खोल लेता हूँ। जो सबसे बड़ा वैलिडेटर है वो लाइडो फाइनेंस है। इस पे अभी 1 मिनट में आऊंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिखाना था सर कि अगर आप रिवॉर्ड देखो तो 4.5% आ रहा है, और जो एडजस्टेड रिवॉर्ड है वो 4.38% आ रहा है। तो इसका ये मतलब है कि इसमें से जितना भी परसेंट बचा ना, अराउंड 0.12% बचा शायद, तो वो इन्फ्लेशनरी यील्ड है। जो 4.38% है वो, उसको आप रियल यील्ड या सस्टेनेबल यील्ड बोल सकते हो, या फिर वो वाली यील्ड है जो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू आ रही है। अगर मैं इस पे हवर करूं, द एनुअलाइज्ड रिवॉर्ड रेट एडजस्टेड बाय द इन्फ्लेशन ऑफ द नेटवर्क सप्लाई। तो बेसिकली ये जो एडजस्टेड रिवॉर्ड रेट है वो इन्फ्लेशन को अकाउंट करके आपको यील्ड बता रहा है। जैसे हुँ। अगर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। नॉर्मली ये माना जाता है कि नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन से इन्फ्लुएंस होती है, कि अगर गवर्नमेंट नोट्स प्रिंट कर दे और इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो ग्रोथ भी होने लगेगी, मतलब इकोनॉमी आगे चली जाएगी। लेकिन रियल यील्ड आपको रियल आउटपुट बता रहा है कि भाई इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है। सिमिलरली अगर अब इथीरियम बहुत ज्यादा वो होने लगे, इन्फ्लेशनरी हो जाए, तो हो सकता है यील्ड का नंबर बढ़ जाएगा। बट क्योंकि फिर नए इथीरियम सर्कुलेशन में आएंगे, तो अगेन जो हमने डिस्कस करा कि लॉन्ग टर्म में प्राइस उसका नीचे ही जाएगा। तो ये जब अगर आप किसी भी L1 ब्लॉकचेन को स्टेक करने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं तो सर पॉलीगन का देख लेते हैं। अब पॉलीगन में अगर मैं डेलीगेट मैटिक देखता हूं तो 7.34% तो ओवरऑल आपको अप्रोक्सीमेट यील्ड मिल रही है, लेकिन एडजस्टेड फॉर हुँ। इन्फ्लेशन ये 4.2% ही है। तो ये मतलब डिफरेंस आपको पता रहेगा। मैं मतलब आई फील कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और ये जो रियल इसका कंपोनेंट है जो एडजस्टेड रिवॉर्ड है, वो अगर उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो वो टोकन इन्फ्लेशनरी है, उसकी नई सप्लाई काफी आ रही है, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वो फिर एक प्रॉब्लम आ जाती है। गॉट इट। अगर हम अगेन बात करें सर, लाइडो फाइनेंस मैंने यहाँ पे खोला था। हुँ। ये बेसिकली एक लिक्विड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। तो बेसिकली ये क्या अलाउ कर रहा है सर हमको, कि अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इथीरियम हो गया, ठीक है, तो हमको अगर उसको स्टेक करना है तो लॉक करना पड़ेगा। और उसको फिर अनस्टेक करने के लिए कूल डाउन पीरियड भी रहता है। इथीरियम के केस में अगेन अभी आप अनस्टेक नहीं कर सकते, लेकिन और L1 ब्लॉकचेन के केस में अनस्टेक हो सकता है। तो जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइडर्स हैं वो हमको एक ऑप्शन देते हैं जहां पे आप इनको अपना टोकन यहाँ पे सबमिट करो, यहाँ पे डिपॉजिट करो, और उसके अगेंस्ट आपको एक डेरिवेटिव टोकन मिल जाएगा, हुँ। जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू उसकी ही है जो आपने टोकन डिपॉजिट करा है। और अब उस डेरिवेटिव टोकन को लेके आप डीफाई में कुछ भी कर सकते हो, उसको उसके अगेंस्ट आप लोन ले सकते हो, उसको आप किसी और टोकन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगेन अगर आपने उस टोकन को किसी और टोकन में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर वो जो अंडरलाइंग ईथ आपने, मान लो ईथ की अगर बात करें, तो उसके ऊपर फिर आपको जो क्लेम था वो नहीं रहेगा। वो नहीं था और तो वो जिसके पास चला गया उसके उसके पास है वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो जब आपने लिक्विडिटी पूल में डालेगा, वो अगर हम डेक्सिस पे ट्रेड करेंगे, तो जिसने वो हुँ। वहां से उसको फिर वापस निकाला वो उसका हो गया। अगर मैं ऐप खोलूँ यहाँ पे,
तो ये अब ईथर पे है सर, यहाँ पे स्टेक ईथर आ रहे हैं, मैं वॉलेट कनेक्ट कर सकता हूँ अपना। हुँ। अगेन थोड़ा सा ईथर का ही बैलेंस है अभी मेरे वॉलेट में फिलहाल, अब मैं स्टेक करना भी नहीं चाहता, लेकिन इफ आई वांटेड मैं यहाँ पे मैक्स करता हूँ, तो यहाँ पे ये मुझे बता देता है कि आई कैन सबमिट, और यहाँ पे मेरा ईथर लॉक हो जाएगा, और इसके अगेंस्ट जो मुझे डेरिवेटिव टोकन मिलेगा उसका नाम है एसटी ईथ। सो यहाँ पे आ रहा है यू विल रिसीव ये इतने अमाउंट में अप्रोक्सीमेटली हुँ। 0.04 एसटी ईथ। एक्सचेंज रेट फिलहाल 1 ईथ इक्वल्स 1 एसटी ईथ, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक रिवॉर्ड फीस है, क्योंकि आप इनकी सर्विस यूज कर रहे हैं, तो जो भी एपीआर बेसिकली बैक एंड पे क्या हो रहा है कि आप अपना ईथ यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, लाइडो फाइनेंस वो ईथ लेगा, और वो वेरियस उसका एक वैलिडेटर पूल है, जिन वैलिडेटर्स के अंडर वो उसको डेलीगेट करता है, तो वो जाके इसको डेलीगेट कर देंगे। उसके अगेंस्ट आपको एक डेरिवेटिव टोकन जो एसटी ईथ है वो आपको मिल जाएगा, और अब उस टोकन को लेके आप वेरियस चीजें कर सकते हैं। तो बेसिकली इस फीचर या फिर इस प्रोटोकॉल से क्या पॉसिबल हो रहा है कि आपकी लिक्विडिटी आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। अब मान लीजिए कि मैं कहीं नॉर्मली जाकर डिपॉजिट कर दूं अगर ईथ, तो और मुझे 2 दिन में फिर बेचने का मन कर रहा है, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि अभी तो मैं विड्रॉ ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं और किसी ब्लॉकचेन की बात करूं, फैंटम की मैंने करी थी, तो अगर मुझे मान लो फैंटम मैंने स्टेक कर दिया डायरेक्टली, डायरेक्टली जाके किसी को डेलीगेट कर दिया, तो अगर मुझे वो अनस्टेक करना है तो मुझे 14 डेज वेट करना पड़ेगा फिर, और हो सकता है कि वो प्राइस 14 डेज में गिर जाए, या मुझे एक दिन में ही बेचना है, जो भी मेरी नीड है। तो इसलिए लिक्विड स्टेकिंग जो एक सर्विस है, वो काफी काफी यूजफुल रहती है। लाइडो इसमें इथीरियम के केस में अभी मार्केट लीडर है, तो अगेन मैं इथीरियम के डैप्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो फ्रॉम अ सेफ्टी पर्सपेक्टिव रिलेटिवली सेफ है, ज्यादा ड्यूरेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। बड़ी इनके पास वो है, क्या बोलते हैं, जो टोटल वैल्यू लॉक्ड एक मेट्रिक रहता है डीफाई में, कि प्रोटोकॉल में कितना वैल्यू लॉक्ड है। बल्कि उसके लिए भी मैं एक टूल दिखा देता हूँ, डीफाई लामा। और यहाँ पे अगर तो आप देख सकते हैं स्लाइडो में अभी $6 बिलियन की लिक्विडिटी लॉक्ड है। तो काफी मतलब रेप्यूटेड प्रोटोकॉल है अपने, मतलब पीक पे तो अप्रोक्सीमेटली आप देख सकते हैं अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स की वैल्यू लॉक्ड थी। और वैल्यू लॉक बेसिकली कैसे कैलकुलेट होती है कि टोकन का क्वांटिटी लिया जाता है मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस ऑफ द टोकन इन यूएसडी। तो मतलब जितनी वैल्यू लॉक्ड है उतना आप बोल सकते हैं कि बड़ा प्रोटोकॉल है, नॉट नेसेसरली उतना सिक्योर है, लेकिन मतलब एक ट्रस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है जब पता लगता है कि भाई ठीक है यार, यहाँ पे और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्रस्ट कर रहे हैं, तो एक वो फैक्टर रहता है। हुँ। स्टेकिंग के अलावा सर अगर मैं फिर यूनिस्वैप पे जाऊं, तो ये आपका सबसे बड़ा जो डेक्स है इथेरियम पे, वो यूनिस्वैप है। और यहाँ पे नॉर्मली ये वाला शायद हो सकता है कि लोगों ने व्यू देखा हो कि भाई ठीक है हम यहाँ पे स्वैप कर सकते हैं इथेरियम से। मान हुँ। लो मुझे कोई भी ERC20 टोकन चाहिए अगर, तो मान लो आवे लिख चाहिए, तो यहाँ डाला जो भी मुझे मान लो 0.02 करना है, वो एक प्राइस फेच हो रहा है, और मुझे 0.35 आवे मिल सकते हैं। अब मैं जो बता रहा था लिक्विडिटी पूल्स का कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ ये, तो अब दूसरे एंड पे कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है जो अपना आवे ईथ के लिए स्वैप कर रहा है ताकि हमारा ट्रेड हो पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिक्विडिटी पूल्स बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टॉप पूल्स देखूँ, ये तो शायद एनालिटिक्स है। तो यहाँ पे अगर अब मैंने इथीरियम और आवे डाल दिया, ठीक है, तो एक ये पेयर बन गए। यहाँ पे अब मेरे पास ऑब्वियसली, क्योंकि ये 50-50 पूल्स रहते हैं, तो इस पूल में 50% इथीरियम रहेगा, 50% आवे आपको डिपॉजिट करना होगा अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो जितना भी ये वर्थ ऑफ ईथ है विच इज अबाउट $80, तो मुझे अराउंड $80 का ही आवे चाहिए होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी होती फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करता सबसे पहले कि भाई ईथ है मेरे पास, यहाँ मैंने आवे डाला, और मैं अराउंड 50% जो मैंने यहाँ 0.02 लिखा था, मैं इतना आवे स्वैप कर लेता पहले, ताकि मेरे पास इक्वल अमाउंट ऑफ डॉलर अमाउंट ऑफ इथेरियम और आवे होता। क्वांटिटी ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, यहाँ पे 0.02 ईच के लिए आपको 0.35 आवे मिल जाएंगे। एंड देन अगर आप पूल में जाके यहाँ पे फिर न्यू पोजीशन पे ईथ एक आपका पहला टोकन हो गया और दूसरा आवे हो गया। यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे मैक्स करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि इनसफिशिएंट आवे बैलेंस। मैं कितना भी बैलेंस डालूं, मतलब यहाँ पे अगर 0.02 भी डाल दूं, तो मेरे पास अभी सफिशिएंट आवे बैलेंस है नहीं, तो आई कैन नॉट प्रोवाइड लिक्विडिटी।
लेकिन अगर 50-50 रेशियो में आपके पास है तो यू कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा, अगर मैं वापस अगेन यहाँ जाऊँ और आपने मान लिया फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी प्रोवाइड करी है, यहाँ पे फीस रहती है क्योंकि ऑब्वियसली आप एक सर्विस यूज कर रहे हो। अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी ट्रेडिंग करोगे तो वहाँ पे ट्रेडिंग फीस पे करते हैं, यहाँ पे स्वैपिंग फीस रहती है। तो यहाँ पे जो फीस आ रही है वो आ रही है $1.7, या आई थिंक, हाँ ये आ रहा है। अच्छा, ये तो माइनर की फीस, दिस फीस पे टू द माइनर हु प्रोसेसेस अ ट्रांजैक्शन ऑन ईथ। लेकिन एक्सपेक्टेड आउटपुट मिनिमम अभी ये यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, मतलब बट आई थिंक यूनिस्वैप पे 0.03% फीस रहती है जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिलती है। आई थिंक ये लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, ये आ हाँ, रहा है हाँ। 0.3% पूल है ना। सो व्हाट दिस हुँ, मींस इज कि जब मान लो अब मैं, मेरे पास ये इथेरियम है राइट, मैं यहाँ पे एक मिनट देख लूँ अगर, तो ये $77 का है राइट, और मैं यहाँ पे 50% मैं मान लो अराउंड $40 का ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो उस $40 का पॉइंट जो 3% है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को मिल जाएगा, और फिर वो पूरे पूल में डिवाइड होता है। तो वो डिपेंड इस पे करता है कि आपका कितना शेयर है उस पूल में। मान लीजिए मैं पूरा ईथ और आवे का पूल अगर ओन करता हूँ कि मैंने सारे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दी, तो पूरा 0.3% मुझे ही मिलेगा। बट अगर मान लीजिए मेरा शेयर 50% है तो इस 0.3 का भी मुझे हाफ मिलेगा। तो ये जो भी आप बेसिकली इस केस में यू आर अ मार्केट मेकर, जैसे बोला जाता है, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो यू आर अ मार्केट मेकर, आप यू आर फैसिलिटेटिंग द ट्रेड। तो उसके रिटर्न में जो भी ट्रांजैक्शन फीस कलेक्ट हो रही है उसका जो शेयर, पूरे पूल का जितना आपका शेयर है, मान लीजिए पूरा पूल है वर्थ $100 का और आपने $10 की लिक्विडिटी दे दी, तो आप पूल को 10% आप ओन कर रहे हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन फीस पूरे दिन में या पूरे घंटे में या पूरे हफ्ते महीने जितने टाइम में कलेक्ट हो रही है उसका 10% आपको मिल रहा है, और ये आपकी यील्ड है। अगेन ये जो यील्ड है ये क्रिप्टो में ही मिलती है, तो इथेरियम में मतलब ये यील्ड आपको इस पूल में मिलेगी। और ये दिस इज जिसको हम बोलते हैं रियल यील्ड, क्योंकि आप तो लिक्विडिटी ये प्रोवाइड कर ये रहे जो हैं। 0.3% इथेरियम में मिलेगी या दोनों में मिलेगी, इथेरियम और आवे? ये सर ये डिपेंड करता है कि ट्रेड कहाँ से, मतलब कौन सी तरफ से कौन सी तरफ हो रहा है। ओके, हम्म। ऑलराइट। आ, तो क्या मैं अपना पूल, चलो ये तो हो गया कि मैं अपना पूल क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं एग्जिस्टिंग पूल का पार्ट भी बन सकता हूँ? नहीं नहीं, ये सर जो मैंने दिखाया था न्यू पोजीशन, आप एग्जिस्टिंग पूल में ही आपका क्रिप्टो ऐड अच्छा, होगा। ऑलराइट, हम्म ऑलराइट। हम्म हम्म हम्म, ओके, और तीसरा हम्म। तरीका क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। आवे और आप आवे, हाँ, आवे ले लेते हैं। ये आवे आ गया सर। यहाँ पे बेसिकली हमने लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी। सिंपली ये एक डिसेंट्रलाइज बैंक आप इसे कह सकते हैं। आवे को लोग बोलते भी हैं कि भाई एक डिसेंट्रलाइज बैंक है। यहाँ पे अब जैसे मैं एसेट्स टू सप्लाई और एसेट्स टू बोरो, अब आप देखेंगे मैंने जैसा पहले बोला, मैं यहाँ से कुछ अभी बोरो नहीं कर सकता फिलहाल, क्योंकि बोरो करने के लिए पहले मुझे सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अंडर कोलैटरलाइज या विदाउट कोलैटरल लोन्स डीफाई में फिलहाल नहीं है। तो हम्म, और यहाँ पे जो फिलहाल लेंडिंग एपीवाई है वो अराउंड 1.03% है। अगेन आवे जो प्रोटोकॉल है वो यील्ड को इंसेंटिवाइज नहीं करता। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप लोगों को आवे टोकन के बारे में पता होगा, तो बहुत सारे जो और लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो लिक्विडिटी को इंसेंटिवाइज करने के लिए, ताकि यूजर्स आए और लेंड करें, बोरो करें, वो अपने टोकन में रिवॉर्ड्स देते हैं कि भाई हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपना ईथ आप लेंड करो तो हम आपको फलाने टोकन में रिवॉर्ड देंगे। तो आवे वो नहीं करता। तो ये यहाँ पे जो आपको यील्ड दिख रही है 1.03% की, वो पूरी बोरोवर्स के थ्रू ही आ रही है। जो यहाँ पे लोग आके इथेरियम बोरो कर रहे हैं वो अभी करंट जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से 1.03% का यील्ड पे कर रहे हैं। हम्म, और ये इंपॉर्टेंट है कि डीफाई में सर मैक्सिमम जो यील्ड है वो फिक्स नहीं है। जो यील्ड है वो फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि और वो ये भी डिपेंड करता है कि जो प्रोटोकॉल है वो यील्ड को डिफाइन कैसे कर रहा है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल यील्ड को डॉलर वैल्यू में बताते हैं कि भाई आपको इतने टोकन मिलेंगे, लेकिन ये टोकन की इतनी डॉलर वैल्यू है तो अभी यील्ड 10% है। लेकिन अगर टोकन का प्राइस आधा हो गया तो यील्ड 5% हो जाएगी ऑटोमेटिकली। हम्म, तो अगर हम जैसे अब एफडी की बात कर रहे थे और जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज हैं उसमें फिक्स्ड इनकम एक पार्ट है कि भाई वो ठीक है, जो भी आपको कमिट करिए एक यील्ड वो मिलेगी। लेकिन डीफाई में ये फ्लक्चुएटिंग यील्ड होती है जो मार्केट पे डिपेंड करती है। अब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि अब आवे पे
इथेरियम की लिक्विडिटी पे थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाए, कि लोगों ने बहुत ज्यादा इथेरियम बोरो कर लिया और यहाँ से लिक्विडिटी ड्रेन कर दी, तो एकदम से जो है एपीवाई होगा ये बढ़ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 10, 20 कितना ही परसेंट जा सकता है। क्योंकि अब और ये एल्गोरिथम ही ऐसा डिजाइंड होता है कि अगर लिक्विडिटी की शॉर्टेज है तो ये जो एपीवाई है ये बढ़ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जो सप्लायर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, वो इंसेंटिवाइज होंगे। तो जो बाकी के प्रोटोकॉल्स में इथेरियम लॉक्ड है या कहीं स्टेक्ड है या सेंट्रल एक्सचेंज पे पड़ा है, जब उन लोगों को देखेगा कि यार इथेरियम पे तो यहाँ पे मुझे 10% यील्ड मिल सकती है, तो लोग यहाँ पे आके सप्लाई करने लगेंगे, वापस लिक्विडिटी आ जाएगी, तो वो जो और फिर यील्ड नीचे हो जाएगी। सिमिलरली उस केस में जो बोरोवर्स हैं उनका जो एपीवाई होगा बोरो करने का वो भी बढ़ जाएगा, तो वो भी फिर इंसेंटिवाइज होंगे कि भाई जल्दी से अपना लोन रीपे करते हैं, और क्योंकि लोन का इंटरेस्ट रेट अब बढ़ रहा है। तो ऐसे एल्गोरिथम डिजाइंड है कि कभी लिक्विडिटी की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि फिर जो देखते हैं सर नॉर्मल बैंकिंग भी बैंक रन होते हैं, अगर सारे लोग एक टाइम पे पहुंच जाए अपने पैसे विड्रॉ करने। तो सिमिलरली जो इथीरियम है यहाँ पे, या जो भी और एसेट्स हैं, अगर और आप लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स की बात करें, तो अगेन वो कोई बोरो कर रहा है उसके अगेंस्ट, है ना। और अगर सब लेंडर्स और सप्लायर्स वापस आ जाए अपना इथीरियम लेने, तो सबको वापस नहीं मिल सकता एक टाइम पे। इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें जो बोरो करते हैं, जितना सर मैं श्योर हूँ, मतलब जितना मुझे इसके बारे में आइडिया है, इसमें कोई रीपेमेंट का शेड्यूल नहीं रहता। मतलब आप एज लॉन्ग एज आप इंटरेस्ट अपना पे कर दो टाइम पे, और वो भी टाइम पे नहीं, वो भी जब आप अपना लोन रीपे कर रहे हो तभी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो ऐसा नहीं है कि हफ्ते में इंटरेस्ट पे करना है या हर दिन करना है। और आप लोन उसको एक दिन चलाओ, एक हफ्ते चलाओ, एक साल चलाओ, 10 साल चलाओ, 100 साल चलाओ, आई गेस। बस यहाँ पे यही शर्त है कि आप अपना कोलैटरल विड्रॉ नहीं कर पाओगे उस ड्यूरेशन में, क्योंकि अगेन ओवर कोलैटरलाइज्ड लोन है, और एज लॉन्ग एज आप लिक्विडेट नहीं होते। लिक्विडेट होने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपके कोलैटरल की वैल्यू मान लो गिर जाए, कि मैंने मान लो ईथ यहाँ पे डिपॉजिट करा, और मैंने फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए बीयूएसडी में, मतलब बीयूएसडी बोरो कर लिया। अब बीयूएसडी मैंने एक स्टेबल कॉइन ले लिया यहाँ पे, और ईथ एक वॉलेटाइल एसेट है। तो अगर मान लीजिए ईथ का प्राइस आधा हो गया, 50% गिर गया, तो मेरा लोन तो उतना ही है ना। तो हो सकता है कि एक कोलैटरल रेशो बनता है एक, जो आई थिंक कभी 130% रहता है, 150%, 200% भी रहता है कहीं कहीं, कि आपको कितना ओवर कोलैटरलाइज होना चाहिए। 200% का मतलब है कि फॉर एवरी $2 ऑफ ईथ आई कैन बोरो $1 ऑफ बीयूएसडी बिफोर गेटिंग लिक्विडेटेड। तो अगर वो प्राइस गिर के मेरा जो कोलैटरल रेशो है वो हिट हो जाता है, तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। लिक्विडेट होने का मतलब है कि जो प्रोटोकॉल है वो मेरे इथेरियम को सेल कर देगा मेरे लोन को रीपे करने के लिए। um, तो ये सर मेन तो तीन जो बड़े मतलब अपॉर्चुनिटीज हैं, एक आपका लेंडिंग बोरोइंग प्रोटोकॉल्स हैं, एक आपका ये डेक्सिस पे जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है, और एक स्टेकिंग, जो आप लेयर वन ब्लॉकचेन है उनको वहाँ पे स्टेकिंग अवेलेबल है। और स्टेकिंग में भी आई वुड रेकमेंड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑब्वियसली और रिसर्च करने के बाद, जो लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइडर्स हैं, जैसे अगेन लाइडो हमने यहाँ पे खोला था, है ना, ये खोला है, तो वो एक बेटर अप्रोच है, क्योंकि आप लिक्विडिटी यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, आपको एक डेरिवेटिव टोकन मिल रहा है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो ओपनली, और अपनी आप जो लिक्विडिटी है वो आपकी इंटैक्ट रहती है। मुझे भी कहीं ना कहीं बात करके अगर ऐसी फीलिंग आई कि लाइडो इज स्टिल वहां पे एक तो आप रियल ये आप बेसिकली जो इनकम है वहां पे आप ब्लॉकचेन को सिक्योर करके ले रहे हो इनकम, पहली चीज। काउंटर पार्टी हम्म, रिस्क नहीं है। नंबर दो, लाइडो एक रेप्यूटेड प्रोटोकॉल है। रेप्यूटेशन कुछ नहीं होती डीफाई में, जस्ट दैट कि उसके अंदर जो जितना इथेरियम स्टेक है उसकी जो उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, या उसकी जो जो अभी तक उसकी जो परफॉर्मेंस के हिसाब से कहा जा सकता है कि हाँ, अभी एसटी एथ वो आपको बदले में देता है। तो आपका इथेरियम अगर स्टक भी है तो आप एसटी एथ बेसिकली एक डेरिवेटिव है, तो नीचे इथेरियम है, उसकी एसटी एथ की वैल्यू आपका इथेरियम है। आप उस एसटी एथ को नॉर्मली किसी टोकन की तरह ट्रेड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, उसको अगेन आप लेंडिंग बोरिंग में यूज कर सकते हो, राइट। हाँ, एसटीएच के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वो इश्यूज ये जनरली होते हैं कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आती है, कोई सेंटीमेंट बदलते हैं, जैसे पीछे हमने देखा था, तो एसटीएच डीपैक हुआ था। बट जनरली वो क्योंकि मार्केट में ऐसे सेल्सियस और वॉयजर जैसे इवेंट्स डेली नहीं होते, तो अगर आप उससे विचलित नहीं है तो एसटीएच और ये लाइडो फाइनेंस स्टिल अ बेटर ऑप्शन टू ट्राई इट आउट। डीपर हम इसलिए नहीं जा रहे, हमने उन एपीवाईज को नहीं पकड़ा कि 110 120 वालों को, क्योंकि वहां पे कैच होता है, और वहां पे मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगा। आपको अगर वाकई पैसिव इनकम करनी भी है तो लाइडो, और या आप आवे, उसके अंदर भी, आवे के अंदर भी आप ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। बट आई थिंक
इवन इफ यू स्टिल फील कि नहीं यार मेरे को ये नहीं करना है, तो C5 इज द राइट वे फॉरवर्ड। और C5 के अंदर सिंपल है, बाइनेंस के ऊपर आप जाओ, बाइनेंस में स्टेकिंग और पैसिव इनकम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर करोगे तो वहां पे, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्रिप्टो पड़ा हुआ है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। एंड फॉर दैट मैटर देयर आर अदर एक्सचेंजेस आल्सो, राइट। इनफैक्ट टुडे नाउ ऑक्टो, कॉइन DCX का आया है ऑक्टो। ऑक्टो भी उस चीज में अब हेल्प कर रहा है कि जहाँ पे while having control of your crypto you can still enjoy DeFi. Octo is a beautiful application. Already 86,000 people have registered on that. ऑक्टो इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी सिंगापुर में नीरज और सुमित से मीटिंग हुई, तो उन्होंने बोला काशी भाई यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 86,000 पीपल हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन दैट। ऑक्टो इज वन एप्लीकेशन। सो ये जिस जैसे जैसे डीफाई इवॉल्व हो रहा है, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि आपका क्रिप्टो भी आपके कंट्रोल में रहेगा, और फिर भी आप डीफाई को एंजॉय कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स को रीप इन कर सकते हो। क्या फैंटास्टिक प्रोग्राम रहा है यार आज का। पहला प्रोग्राम था, 1 घंटे से भी ऊपर का प्रोग्राम रहा, लेकिन अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे यील्ड, मुझे पैसिव इनकम, मुझे डीफाई, मुझे सीफाई, आवे क्या होता है, लिक्विडिटी पूल्स क्या होती हैं, लाइडो क्या होता है, स्टेकिंग क्या होती है, बोरिंग लेंडिंग कैसे होती है, कौन से वो प्लेटफॉर्म है, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स.com क्या है, सीफाई और डीफाई का डिफरेंस, एक न्यू कमर को जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए। This was the program and this was the only objective of crypto की एक्स्ट्रा क्लास। क्रिप्टो की एक्स्ट्रा क्लास का मतलब ये यही है कि एक्स्ट्रा नॉलेज, डीपर इंसाइट्स और वो कॉन्सेप्ट्स जो आज से पहले आपने सुने थे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझा था, आज आपको प्रैक्टिकली वो डोमेन्स पे जाके लिटरली सिखाया गया है। कैसा लगा ये प्रोग्राम, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। शौर्य सिंह को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर जरूर शेयर कर दो यार अपनी स्क्रीन करके शौर्य एक बारी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। और सर मैं ये भी थोड़ा-सा ऐड करूँगा कि हम मतलब यहाँ पे एक बेसिक तो वो दे ही सकते हैं, जो मतलब इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अगर और आपको जानना है इसके बारे में, तो यू विल हैव टू डिग डीप एंड मतलब इसमें और टाइम भी लगता है थोड़ा-सा। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा। तो गिव इट द टाइम। और आपका जो इनिशियली भी सजेशन रहा था कि हाँ, तुम अपना पहले ये सी ट्विटर आईडी दिखा दो। ये ट्विटर, हुँ, ये हुँ। शौर्य का ट्विटर है, तो आप इसको शौर्य को जाके फॉलो कर सकते हो। शौर्य 477, ठीक है, गुड। तो इनको आप फॉलो कर सकते हो। ही इज फुल टाइम इनटू क्रिप्टो, डीफाई, डेजन है, पीएनडी एक्सप्लोरर, ये मैंने पहली बार सुना, व्हाट इज दैट, ये एनएफटी प्ले कलेक्टर, प्ले एंड अर्न। प्ले एंड अर्न। अच्छा, तो हम वो भी हुँ, बातें हुँ, हुँ। करेंगे, तो हम हाँ, हाँ, उस पे बिल्कुल, प्ले बिल्कुल। प्ले एंड अर्न के अंदर भी हम डीप। हुँ, कैसा हुँ। लगा ये प्रोग्राम? गेमिफाई हो गया करना आपका। करना तो बहुत कुछ है, गेमिफाई और इन सब चीजों में हुँ, जाएंगे, ये हुँ, हुँ। रियल यील्ड मैगजी भी है, बहुत कुछ आने वाला है। क्रिप्टो की एक्स्ट्रा क्लास, कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट डिसाइड करेंगे कि हमें अगला एपिसोड करना है, नहीं करना है। करना है तो कैसा लगा, क्या फीडबैक था, मजा आया नहीं आया, वी वेंट इनटू डीपर इनसाइट इनटू इट। तो अगले प्रोग्राम के लिए भी आप ऑप्शन दे सकते हो कि आप इस चीज पे कवर करिए, इस चीज पे बनाइए। थैंक यू वेरी मच शौर्य। अपना काम है एजुकेट करना, और एजुकेशन में हम पीछे नहीं रहेंगे। एजुकेट करना, लेकिन सही तरीके से एजुकेट करना, रिस्पॉन्सिबली एजुकेट करना। अगर कदम भी रखना है डीफाई के अंदर तो कैसे, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव। और शौर्य का मिलना एक इत्तेफाक है, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, इसीलिए हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसी इंडस्ट्री से सीखा, इसी इंडस्ट्री के अंदर डीपर इंसाइट्स लेके फिर हमने इस प्रोग्राम को बनाया। जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक करते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शौर्य को सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए ट्विटर पे, और बने रहिए हमारे साथ यार। और कमेंट किए बगैर मत जाना, अगर आज कमेंट नहीं किया तो अगला वीडियो शौर्य के साथ नहीं आएगा, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ। लेकिन आपके कमेंट डिसाइड करेंगे कि हमें अगला वीडियो बनाना है, नहीं बनाना, और किस कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। तो विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।